हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय मानसून की उत्पत्ति। इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोग डिस्कस किया है भारतीय जलवायु और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो कारक पे हम लोग डिस्कस किए थे, तो उसमें जलवायु को सामान्य रूप से कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस किया हुआ है। लेकिन जब भारतीय जलवायु की या मानसूनी जलवायु की बात करेंगे तो उसको प्रभावित करने वाले कारकों में कई अन्य कारक भी हैं जिनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग का है भारतीय मानसून की उत्पत्ति। मैं पहले बता दूं आपको कि ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कई सिद्धांत एक साथ कार्य करते हैं, या कहा जाए कई वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, या स्थल पे घटने या सागर सतह पे घटने वाली घटनाएं होती हैं जो मानसून की उत्पत्ति में सहायक होती हैं। तो थोड़ा सा हम लोग को बहुत कंसंट्रेट होकर इस टॉपिक को समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे कई ऐसी घटनाएं हैं या परिघटनाएं हैं जो भारतीय मानसून की उत्पत्ति में सहायक होती हैं या इसको प्रभावित करती हैं। तो बहुत कंसंट्रेट होकर थोड़ा सा ध्यान देकर हम लोग पढ़ेंगे। और चूंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है तो थोड़ा पेशेंस भी बनाए रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए। तो देखिए, हम लोग कहेंगे कि भारतीय मानसून एक साधारण सी बात है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड या कहा जाए कि सोफिस्टिकेटेड सिद्धांत है। तो इसको समझने के लिए पहले हम देखेंगे कि जो क्लासिकल थ्योरी थी, जो प्रारंभिक विचारधारा थी, उसके बारे में भी जान लेते हैं। हालांकि इसका कोई महत्व नहीं आज के समय में है, तो इसको जान लेते हैं कि ये क्या है, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि कैसे लोग सोचते थे हमारे, मतलब जब नवीन सिद्धांत आया उसके पहले भारतीय मानसून की उत्पत्ति के बारे में कैसे सोचा जाता था और क्यों उस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। तो देखिए, सबसे पहले है ना, एक तापीय संकल्पना या अवधारणा का विकास किया गया या इसको प्रतिपादित किया गया। कौन किया था? 1686 में एडमंड हेली द्वारा इस संकल्पना का प्रतिपादन किया गया। और उन्होंने कहा, इसी को क्लासिकल सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत में या परिकल्पना में यह कहा गया कि देखिए, मानसून क्या होता है? स्थल व सागरी जल के विभेदक मौसमी उष्मन से उत्पन्न बृहद स्तर की स्थल एवं सागरी समीर है। अब देखिए, हम लोगों ने इस चीज में कई बार डिस्कस किया हुआ है कि इनका ये कहना था कि जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, ये सागरी भाग है, इधर क्या है? अरब सागर है, और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो इनका कहना था कि ये जो सागरी भाग है, दोनों तरफ भारत के, प्रायद्वीपीय भारत के, तो सागरी भाग स्थलीय भाग की अपेक्षा क्या होता है? जल्दी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। जल की विशेषता होती है कि स्थल की अपेक्षा धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। जबकि स्थलीय भाग की विशेषता क्या होती है? शीघ्रता से गर्म होता है और शीघ्रता से ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि ये क्या है? स्थलीय एवं जलीय के विभेदक मौसमी उष्मन। मतलब ये है कि जलीय भाग धीरे धीरे गर्म होता है और स्थलीय भाग शीघ्रता से गर्म हो जाता है। तो दिन के समय क्या होगा कि स्थलीय भाग शीघ्रता से गर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाएगा, क्योंकि कोई वस्तु जब गर्म होती है या स्थलीय भाग पर जब वायु गर्म होती है तो उसका आयतन बढ़ता है। आयतन बढ़ता है तो वायु हल्की होती है, तो स्थलीय भाग क्या हो जाएगा? शीघ्रता से गर्म हो जाएगा दिन के समय। तो ये क्या हो जाएगा? शीघ्रता से गर्म हो जाएगा, तो यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाएगा। जबकि सागरी भाग धीरे धीरे गर्म होगा, तो स्थलीय भाग की अपेक्षा यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे उच्च वायुदाब, हाई प्रेशर बेल्ट डेवलप रहेगा। तो इस समय क्या होगा कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ पवनों का प्रवाह होगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से होगा। तो इन्होंने क्या कहा कि ये क्या होगा जब इस तरह से सागरी भाग से स्थलीय भाग की तरफ पवनों का प्रवाह होगा, तो इसको क्या कहा गया? सागरीय समीर कहा गया। ठीक है, तो ये सागरी समीर है। फिर क्या होगा कि जैसे रात के समय या शीतकाल में क्या होगा कि ये भाग, जो स्थलीय भाग है, ये धीरे धीरे शीतकाल में ठीक उल्टी स्थिति हो जाएगी। अब क्या होगा कि शीतकाल में स्थलीय भाग है, ये धीरे धीरे ठंडा होगा। ठीक है, तो इसका तापमान क्या रहेगा? सापेक्षतः कम रहेगा। और यहाँ पर क्या विकसित हो जाएगा? उच्च वायुदाब विकसित हो जाएगा। जबकि जलीय भाग पे क्या हो जाएगा? निम्न वायुदाब विकसित हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्मकाल और शीतकाल की भी बात हो सकती है, दिन और रात की भी बात हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अब ये जो पवने थी, जो सागर से स्थल की तरफ प्रवाहित हो रही थी, अब इनकी दिशा क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। अब ये पौने स्थलीय भाग से सागरी भाग की तरफ प्रवाहित होने लगेंगी, इस तरह से। तो इनको क्या कहा जाएगा? स्थल समीर। ठीक है, तो इनका कहना था एडमंड हेली द्वारा कि जो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून है वो वास्तव में क्या है? वो सागरीय समीर है।
वो सागरीय समीर है। बस इनका ये कहना था कि स्थल और जल के विभेदी ऊष्मन के कारण जो पवनें प्रवाहित होती हैं, अगर सागर से स्थल की ओर प्रवाहित होती हैं तो उन्हें सागरीय समीर कहा जाएगा, और अगर स्थल से सागर की ओर प्रवाहित होती हैं तो उन्हें स्थलीय समीर कहा जाएगा। तो इन्होंने बड़ी साधारण सी बात कही और इस सिद्धांत को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया। अस्वीकार करने का मतलब ये था कि सूर्य की किरणें तो पृथ्वी पर वर्ष, मतलब एक वर्ष जहां पे जितनी किरणें जैसी पड़ेंगी पूरे वर्ष वैसे ही पड़ते जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि 2024 में इस दिन जहां पे सूर्य की किरणें जितनी प्रभावी होंगी 2025 में भी उतनी ही प्रभावी वहां पे होंगी, 2026 में भी उतनी ही प्रभावी होंगी। ठीक है। और बिल्कुल समय के साथ कि अगर 8 बजे उतनी किरणें पड़ रही हैं तो शाम को 8 बजे भी पड़ेंगी, सुबह के 8 बजे भी पड़ेंगी, अपनी स्थिति में उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर डे वाइज देखा जाए, जैसे आज के समय देखा जाए कि इस समय 9 बजे, मान लेते हैं कि 9 बजे शाम के समय यहाँ पर दिल्ली में आज के दिन इतनी किरणें पड़ रही हैं, तो अगले साल इसी दिन ठीक 9 बजे भी उतनी ही किरणें प्रभावी होंगी। तो ये तो निश्चित पे है। तो इनसे पूछा गया दरअसल एडमंड हेली से कि फिर मानसून समय पे क्यों नहीं आता है और मानसून से वर्षा में विभंगता क्यों आती है, या मानसून वर्षा अनियमितता से परिपूर्ण क्यों होता है। तो इनके पास कोई उत्तर नहीं था। फिर इसमें कुछ सुधार करते हुए एक नई संकल्पना का प्रतिपादन किया गया जिसको बोलते हैं गतिक संकल्पना। इसका प्रतिपादन कौन किया था? इसका प्रतिपादन फ्लोन ने किया था और इन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि सिर्फ तापमान का ही इसमें प्रभाव नहीं होता है या इसमें प्रभाव योगदान नहीं होता है। दरअसल क्या होता है कि मौसम के अनुसार जब सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होता है तो जो पृथ्वी पर वायुदाब पेटियां हैं, ये पृथ्वी है, इस पे क्या है, कई वायुदाब पेटियां हैं। जैसे भूमध्य रेखा के दोनों ओर क्या है, ये निम्न वायुदाब पेटी है। फिर ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब है उत्तरी गोलार्ध वाला, और ये दक्षिणी गोलार्ध वाला। तो भूमध्य रेखा क्षेत्र पे क्या है, ये लो प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। फिर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पे हाई प्रेशर है, और ये दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पे भी हाई प्रेशर है। फिर शीतोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र जो उत्तरी गोलार्ध का है, ये क्या है, ये निम्न वायुदाब क्षेत्र है, लो प्रेशर एरिया है। और इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध के शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब क्षेत्र में भी क्या है, लो प्रेशर है। फिर ध्रुवों के पास उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे क्या है, यहाँ हाई प्रेशर है या उच्च वायुदाब है। ठीक है, तो ये चीज कहा गया। अब क्या होता है कि ये तो एक आइडियल स्थिति है, लेकिन सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ साथ ये पेटियां क्या करती हैं, जब सूर्य का उत्तरायण होता है तो ये उत्तर की तरफ खिसक जाती हैं, और जब दक्षिणायन होता है तो यही वायुदाब पेटियां किधर खिसक जाती हैं, दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। तो इनका कहना था कि देखिए ऐसा है कि मौसम के अनुसार या मौसम के साथ जो वायुदाब पेटियों में क्रमशः खिसकाव होता है, कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। सूर्य का उत्तरायण होगा तो ये उत्तरी गोलार्ध में और ध्रुवों को शिफ्ट हो जाएंगे जितनी भी वायुदाब पेटियां हैं, और सूर्य का जब दक्षिणायन होगा तो यही वायुदाब क्या हो जाएंगी, पेटियां दक्षिणी गोलार्ध में शिफ्ट हो जाएंगी। तो इनका कहना था कि इन वायुदाब पेटियों के खिसकाव के कारण क्या होता है, मानसून की उत्पत्ति होती है। इन वायुदाब पेटियों के खिसकाव के कारण ही मानसून की उत्पत्ति होती है। अब दोनों सिद्धांत में एक ही बात कही गई है, बस यहाँ पे तापीय अवधारणा में कह दिया गया कि तापमान मुख्य कारक होता है, और इसमें कहा गया कि तापमान तो मुख्य कारक होता है, बट तापमान का जो शिफ्टिंग है, टेम्परेचर की जो शिफ्टिंग है या तापमान का जो स्थानांतरण है, वो किस कारण से होता है, वायुदाब की पेटियों के खिसकाव के कारण होता है। दोनों में लगभग एक ही बात कही गई है। तो इनसे जो सवाल पूछा गया था वही सवाल इनसे भी पूछ दिया गया, या इनके सामने जो प्रश्न थे अनुत्तरित प्रश्न, वही प्रश्न इनके सामने भी थे, और ये भी उसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए इस सिद्धांत को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया। इस सिद्धांत को आपको जानना भी नहीं है कि ये क्या इन्होंने कहा है इस सिद्धांत में। बस ये चीज जानते रहिए कि कभी अगर तापीय संकल्पना है या गतिक संकल्पना है मानसून से संबंधित, तो इसका ऐतिहासिक महत्व है, इसका आज कोई रिलेवेंस नहीं है। जो नवीन संकल्पना है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही हमको जानना है। तो नवीन संकल्पना में क्या है, तो इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नवीन अवधारणा क्या है। तो देखिए मानसून की जो नवीन अवधारणा है ना, वो अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। पहले मैं पढ़ाने के पहले आपको बता दूं कि जो मानसून का सिद्धांत है ये अभी भी कंप्लीट नहीं है, और ना ही इसको अभी भी ये मान लिया गया है कि ये कंप्लीट है या यही सत्य है, ये भी नहीं माना गया है। ये क्या है कि कई सिद्धांतों को एक साथ जोड़ा गया है, मतलब संश्लेषण किया गया है कई सिद्धांतों को,
और मानसून की नवीन अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। तो इसमें माना गया है कि सिर्फ एक कारक नहीं है, कई ऐसे कारक हैं जो मिलकर मानसून की उत्पत्ति और इसकी प्रबलता, मतलब इसके ओरिजिन और इसके इफेक्टिवनेस में क्या करते हैं, योगदान देते हैं। तो यहाँ पे मानसून की जो नई अवधारणा है उसमें मुख्य रूप से कुछ ऐसे परिघटनाओं को शामिल किया गया है जो मानसून की उत्पत्ति और इसकी प्रभावितता या इफेक्टिवनेस में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो उसमें कहा गया कि एक होती है जेट स्ट्रीम, एक है तिब्बत का पठार, अगला है एल नीनो परिघटना और ला लीनो परिघटना। तो ये तो देखा गया कि ये तो घटनाएं हैं, परिघटनाएं हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी परिघटनाएं हैं जो मानसून की उत्पत्ति में सहायक होती हैं या अपना रोल प्ले करती हैं। तो इस नवीन अवधारणा में ये देखेंगे कि जेट स्ट्रीम का क्या रोल है, तिब्बत के पठार का क्या रोल है, अल नीनो और ला लीना का क्या रोल है, साथ में देखेंगे कि अन्य कई घटनाएं हैं वो किस तरह से मानसून की उत्पत्ति में अपना योगदान देती हैं। तो ये टॉपिक थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है या कहा जाए कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रख के हम लोग को पढ़ना है। सोफिस्टिकेटेड का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा ये हाई फाई है, नहीं, सामान्य है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस समझने की दिक्कत है। बहुत स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको पहले क्लियर कर दूं, जो शब्द बार बार आएगा उसमें एक आएगा ITCZ। ये इसका मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसको हिंदी में कहते हैं अंतरा उष्ण अभिसरण क्षेत्र। ITCZ क्या होता है? तो सबसे पहली जो अवधारणा है वो ये समझते हैं कि ITCZ क्या है, ठीक है, क्योंकि ये शब्द बार बार आएगा तो हम लोग कहीं ना कहीं पहले समझ लें कि ITCZ क्या है। तो देखिए, ये जो हमारी पृथ्वी है यहाँ भूमध्य रेखा है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे जब वायुमंडल पढ़ेंगे या जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे, तो मैं पढ़ा चुका हूँ पहले भी, फिर पढ़ाऊंगा आपको। तो वहां पे क्या देखेंगे कि यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं हैं। ये उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं हैं जो इस तरह से प्रवाहित होती हैं। ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर व्यापारिक हवाएं प्रवाहित होती हैं, उत्तरी गोलार्ध वाली। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं क्या हैं? इनकी दिशा ऐसे होती है, ये दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं। तो ये व्यापारिक हवाएं जहां पे आकर अभिसरित होती हैं, जहां इनका अभिसरण होता है, उसे ही क्या कहा जाता है? अंतरा उष्ण अभिसरण क्षेत्र। यानी कि दोनों गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं जहां पे आकर अभिसरित होती हैं, मतलब मिलती हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसको कहते हैं ITCZ। अब देखिए, ये हम लोग समझ गए कि ITCZ क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या अंतरा उष्ण अभिसरण क्षेत्र। इसके उत्तरी भाग, यानी कि ये वाला जो भाग है, इसको कहेंगे नॉर्थ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या उत्तरी अंतरा उष्ण अभिसरण क्षेत्र, जो इसका उत्तरी भाग। जाहिर सी बात है कि हवाएं आके डायरेक्ट मिल नहीं जाएंगी कि एक रेखा पे मिल गई है, ऐसे आके मिल गई है, इधर से नहीं। ये एक क्या होगा? एक क्षेत्र होगा, एक क्षेत्र होगा, ट्रांजिशन जोन होगा, जहां पे हवाएं आकर मिलेंगी। तो इस ट्रांजिशन या संक्रमण क्षेत्र का जो उत्तरी सिरा होगा, इसको बोलेंगे उत्तरी अंतरा उष्ण अभिसरण क्षेत्र या नॉर्थ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। फिर इसका जो दक्षिणी सिरा होगा, ये इसको बोलेंगे साउथ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या दक्षिणी अंतरा उष्ण अभिसरण क्षेत्र। तो ये सब समझ लीजिए, इसमें अभी इसको छोड़ दीजिए, हमको किसको याद रखना है? ITCZ को, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन को, इसको याद रखना है। फिर ये याद रखिएगा। फिर यहीं पर एक और शब्द है या एक और घटना को हम लोग याद रखेंगे कि देखिए, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि व्यापारिक हवाएं ऐसे चलती हैं इस तरह से, और ये व्यापारिक हवाएं स्थल और सागर दोनों भाग में चलती हैं, ठीक है। ये व्यापारिक हवाएं, ये अलग बात है कि सागरी भागों पे ये ज्यादा प्रबल होती हैं, स्थलीय भागों पे ये कम प्रबल होती हैं। जो व्यापारिक हवाएं होती हैं, ये किधर से चलती हैं? इनका डायरेक्शन पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। इनका डायरेक्शन क्या होता है? पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, इस तरह से। अब ये पूर्व से पश्चिम की जो पवनें प्रवाहित होती हैं, तो मुख्यतः सागरी भागों पे क्या होता है कि एक विषुवतीय पछुआ पवन क्या होता है?
विषुवतीय पछुआ पवन, विषुवतीय पछुआ पवन, ये विषुवत रेखा पर ये पवन किधर चलती है, ये विषुवत रेखा पर इस तरह से पश्चिम से पूरब की ओर चलती है। ये कौन होती है, ये विषुवतीय पछुआ पवन। ये जो पवन है ये भूमध्य रेखा पर क्या करती है, पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है और बहुत मंद गति से प्रवाहित होती है। अब इतना मंद गति से प्रवाहित होती है, क्षैतिज प्रवाह होता है कि यहाँ की वायुमंडलीय दशाएं क्या होती हैं, बहुत शांत होती हैं। तो इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, डोलड्रम की पेटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डोलड्रम की पेटी भी कहते हैं। अब ये डोलड्रम की पेटी जो होती है इसका मतलब है कि शांत क्षेत्र, ठीक है, जोन ऑफ कॉम, ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो विषुवतीय पछुआ पौने हैं या डोलड्रम की पेटी है, ये पूरे भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में नहीं होती है और ना ही पूरे वर्ष में होती है। ये मुख्यतः सागरी भागों पर प्रवाहित होती है और वर्ष के कुछ महीनों पर प्रबल होती है और कुछ महीनों में ये निर्बल होती है। तो ये समझ लीजिए कि विषुवतीय पछुआ पौने क्या है और ये डोलड्रम की पेटी कहाँ है, ठीक है, या डोलड्रम किसको कहा जाता है। तो यहाँ पे एक शब्द यहाँ पर और समझ लिए हम लोग, ठीक है। अब इतनी चीज समझने के बाद थोड़ा सा हम लोग एक शब्द समझ लेते हैं जो अब सिद्धांत का मुख्य केंद्र जो बनने वाला है वो ये है कि ये जेट स्ट्रीम क्या है या जेट धारा क्या है। तो देखिए जेट धारा के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे। बस यहाँ पर जान लीजिए कि जेट धारा क्या होती है। देखिए वायुमंडल में ये पृथ्वी है और ये इक्वेटर है, ये जो पूरा यहाँ से क्या है, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। तो जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है या पृथ्वी का जो धरातल है इसके ऊपर वायुमंडल में, जैसे ये मान लेते हैं हमारी पृथ्वी का धरातल है, औसत समुद्री सतह है, ये औसत समुद्री सतह है। तो इसके ऊपर ये 6 किलोमीटर से लेकर मुख्यतः 12 किलोमीटर के मध्य, यानी कि ये 6 किलोमीटर से लेके ये धरातल पर ऊपर क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में ये क्या होता है, प्रबल वायु संचार होता है। प्रबल वायु संचार होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, जेट स्ट्रीम कहा जाता है। प्रबल वायु संचार को क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं। अब जेट स्ट्रीम इसलिए कहते हैं कि इसकी खोज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। बहुत रोचक कहानी है इसकी, यहाँ पे डिस्कस करने का मतलब कोई नहीं है। जब हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, जेट स्ट्रीम पढ़ेंगे तो वहां बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे हम लोग। तो ये जो मुख्यतः जो जेट स्ट्रीम होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं जो वर्ष भर चलती हैं। एक यहां पर प्रवाहित होती है जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब हम लोगों ने देखा था, कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर ये पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं। इन्हें कहा जाता है पछुआ उपोष्ण जेट धारा। क्या बोलते हैं, उपोष्ण पछुआ जेट धारा या पछुआ उपोष्ण जेट धारा। फिर थोड़ा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के आसपास जो प्रवाहित होती है पश्चिम से पूरब, इसे कहा जाता है उपध्रुवी या शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, दोनों गोलार्धों में। फिर जो ध्रुवों के आसपास प्रवाहित होती है जेट धारा, इनको ध्रुवीय जेट धारा भी कहते हैं। तो ये 3 अस्थायी जेट धाराएं दोनों गोलार्धों में। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट है, जो उत्तरी गोलार्ध की जेट धाराएं हैं वो लगभग अस्थायी रहती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध की जेट धाराएं थोड़ी सी अस्थायी रहती हैं। ये चीज समझ लिया, लेकिन दोनों गोलार्धों में ये जेट धाराएं होती हैं। यहाँ पे बहुत संक्षेप में हम लोगों ने देख लिया। तो ये जेट धारा क्या है, अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जेट धारा की जो पिक्चर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये सीधे प्रवाहित नहीं होती हुई दिख रही है आपको इस मैप में। ये जेट धाराएं क्या हैं, ये सर्पीले मार्ग में प्रवाहित हो रही है, यानी कि लगेगा आपको कि ये विसर्पण करते हुए प्रवाहित हो रही हैं। ये सीधे मार्ग से प्रवाहित नहीं हो रही है, ये क्या कर रही हैं, ये मियांडरिंग कर रही है। मियांडरिंग करने का मतलब होता है कि ये धाराएं क्या हो रही है, सीधे नहीं प्रवाहित हो रही है बल्कि ये विसर्पण करते हुए चल रही है इस तरह से। तो इसी को कहते हैं मियांडरिंग करते हुए या विसर्पण करते हुए, ठीक है। तो इस तरह से प्रवाहित होती हैं कौन, जेट धाराएं। ये धरातल पर नहीं होती हैं, कहाँ होती हैं, ये धरातल के ऊपर 6 से 12 किलोमीटर के बीच प्रवाहित होती हैं जेट धाराएं। तो ये देख लीजिए जेट धाराएं क्या होती हैं। अब हम लोग अपने सिद्धांत पे आते हैं, बाकी चीजें धीरे धीरे हम लोग समझ करेंगे। तो देखिए जेट धारा का क्या रोल होता है, यहाँ देखिए। तो ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल यहाँ पे क्या मतलब है कि जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल आ जाए, मतलब मई जून जुलाई या अप्रैल मई जून जुलाई का जो महीना है,
जब सूर्य पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमकने लगता है, यानी कि कर्क रेखा के आसपास सूर्य की किरणें लंबवत चमकने लगती हैं, तो क्या होता है, उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम, जिसके बारे में हम लोगों ने कहा, जो उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम जो कर्क रेखा के आसपास या थोड़ा सा इसके उत्तर में होती है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की तरफ, पूरी तरह से हिमालय के उत्तर में स्थानांतरित हो जाती है। अब देखिए क्या होता है, देखिए ये क्या है कि यहाँ पर वायुमंडल में ये उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम है, ये उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम। अब ये उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम ये हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित हो रही थी। अब धीरे धीरे जब ग्रीष्म काल आता है तो ये कहाँ शिफ्ट होने लगती है, ये हिमालय के उत्तर में शिफ्ट होने लगती है, इस तरह से। अभी बस इतना समझिए, आगे और इसमें बताएंगे कि और क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या होने लगती है, ये हिमालय के उत्तर में स्थानांतरित हो जाती है, ठीक है। कौन, उपोष्ण पछुआ जटधारा, ठीक है। ये कहाँ होती है, हिमालय के उत्तर में। और अभी हम लोग देखा था भूमध्य रेखी पछुआ पवनों, यहाँ पर फिर जान लीजिए कि जो हमने देखा था कि भूमध्य रेखी पछुआ पवनें जो डोल्ड्रम में प्रवाहित होते हैं पश्चिम से पूरब, ये क्या हो जाती हैं, दक्षिण एशिया में प्रवेश करने लगती हैं। तो अभी बस इतना समझिए, इसको फिर आगे हम लोग एक साथ जोड़ के देखेंगे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाता है कि सूर्य का उत्तरायण होता है, तो जो उपोष्ण पछुआ जेट है ये हिमालय के उत्तर में पूरी तरह से स्थानांतरित हो जाती है, और इसी के साथ क्या होता है, जो विषुवत रेखा पर पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली जो भूमध्य रेखी पछुआ पवनें हैं, वो प्रायद्वीपीय भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया में प्रवेश करने लगती हैं, उनको प्रवेश करने का अवसर मिल जाता है। तो पहला तो ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि यहाँ पर ये बातें हो रही हैं, और ये सारी घटनाएं क्या हो रही हैं, एक साथ हो रही हैं कि सूर्य का उत्तरायण हो रहा है, सूर्य के उत्तरायण के साथ क्या हो रहा है, ये उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम हिमालय के उत्तर में शिफ्ट हो जा रही हैं, और प्रायद्वीपीय भारत में या दक्षिण एशिया में भूमध्य रेखी पछुआ पवनें प्रवेश करने लगती हैं। ये कॉन्सेप्ट एक साथ समझ लिए। फिर देखते हैं यहाँ पर जेट स्ट्रीम का विसर्पण होता है। विसर्पण का मतलब है कि जेट स्ट्रीम सीधे मार्ग में नहीं प्रवाहित होती है, बल्कि इस तरह से प्रवाहित होती है जेट स्ट्रीम। तो इस विसर्पण के कारण अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये लूप बन रहा है, ये क्या बन रहा है, लूप बन रहा है। तो ये जब जेट स्ट्रीम विसर्पण करती हैं तो इस लूप के कारण प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में, यानी कि इसको देखा जाए तो जो भारत का उत्तर पश्चिमी भाग है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के ऊपर क्या होने लगता है, एक निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये देखते हैं, थोड़ा सा मैप में आते हैं। देखिए अब क्या होगा, ये जो पूरा ये जो पछुआ जेट धारा है ये हिमालय के उत्तर में शिफ्ट हो गई यहाँ पर, ठीक है। और ये चल कैसे रही है, वो ऐसे ऐसे चल रही है, ये जेट धारा ऐसे ऐसे प्रवाहित हो रही है। अब कंडीशन क्या होगी, सूर्य का उत्तरायण हुआ, ये उपोष्ण पछुआ जेट इस तरह से प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे क्या होगा कि जो विषुवतीय पछुआ पवनें हैं वो अब यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत सहित दक्षिण एशिया में प्रवाहित होने लगेंगी। अभी इसको छोड़ते हैं, फिर क्या होगा कि ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र है ये क्या हो जाएगा, ये निम्न वायुदाब क्षेत्र में विकसित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, निम्न वायुदाब क्षेत्र में विकसित हो जाएगा। किसके कारण, सूर्य के उत्तरायण के साथ ही ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये उपोष्ण पछुआ जेट हिमालय के उत्तर में शिफ्ट हो जाएगी, और इस क्षेत्र में क्या हो जाएगा, एक निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाएगा, जिसमें पश्चिम उत्तर भारत है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि ये जो अरब सागर का क्षेत्र है और ये बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, या कहा जाए कि जो हिंद महासागरीय क्षेत्र है, ये उच्च वायुदाब क्षेत्र के प्रभाव में आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये उच्च वायुदाब के क्षेत्र में या उच्च वायुदाब के प्रभाव में आ जाएगा। तो ये कंडीशन अभी तक हम लोगों ने पढ़ी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, निम्न वायुदाब हो जाएगा, और जो ये हिंद महासागर का क्षेत्र, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी और संपूर्ण ये उत्तरी हिंद महासागर है, ये पूरा निम्न वायुदाब के क्षेत्र के प्रभाव में आ जाएगा। इतना समझा हम लोगों ने। अब आते हैं फिर अगले कदम पे, ठीक है। तो देखिए ये जेट स्ट्रीम का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया, बहुत आराम से समझा रहा हूँ, यहाँ समझते चलिए क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहाँ समझ लीजिए, ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लिया। अब इसके आगे घटना क्या घटती है, ठीक है। इसके आगे घटना ये होती है
कि प्रबल जेट स्ट्रीम के कारण, जेट स्ट्रीम क्या है, थोड़ी प्रबल जेट स्ट्रीम है, यानी कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो इसके कारण क्या होगा, जो अंतरा उष्ण अभिसरण क्षेत्र है, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया पहले, कि जहां दोनों व्यापारिक हवाएं मिलती हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब सूर्य का उत्तरायण होगा तो ये जो वायुदाब पेटियां क्या होंगी, उत्तर की तरफ खिसक जाएंगी। तो जो व्यापारिक हवाएं हैं ये भूमध्य रेखा पर अभिसरित नहीं होंगी, बल्कि कहाँ होंगी, ये उत्तरी गोलार्ध में लगभग 10 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास ये क्या होंगी, अभिसरित होंगी, इधर की तरफ अभिसरित होंगी। अभी सिंपल सा ये बात जान लीजिए। तो ये क्या होगा, अंतरा उष्ण अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर विस्थापित हो जाएगा, यानी कि भूमध्य रेखा से क्या हो जाएगा, ये उत्तर की तरफ विस्थापित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब सूर्य का उत्तरायण हो चुका है, सूर्य उत्तरी गोलार्ध में पूरी तरह से आ चुका है। तो ये क्या हो जाएगा, अंतरा उष्ण अभिसरण क्षेत्र का उत्तर की ओर विस्थापन हो जाएगा। अब देखिए फिर इसके साथ क्या होगा, कि जब ये सूर्य का उत्तरायण हुआ तो ये अंतरा उष्ण अभिसरण क्षेत्र भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर शिफ्ट हो गया। अब क्या होगा कि जो भूमध्य रेखी पछुआ पौने हैं, ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनों के साथ, यानी कि जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवने हैं। अब देखिए भूमध्य रेखा तो ये रहा, भूमध्य रेखा तो भौगोलिक भूमध्य रेखा तो ये है, यहां से यहां तक, ठीक है। लेकिन ये जो भूमध्य रेखा है, जो भौगोलिक भूमध्य रेखा है, वो तो पृथ्वी पर फिक्स है। लेकिन अब क्या होगा कि जब सूर्य का उत्तरायण हुआ तो ये व्यापारिक पौने जो भूमध्य रेखा के पास आ रहे थे, उत्तरी गोलार्ध वाली, ये उत्तर की तरफ ही इस तरह से प्रवाहित होंगी, ठीक है। और ये जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं थी, अब क्या हो गया कि सूर्य यहाँ पे जाकर, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, तो अब अभिसरण इस क्षेत्र पे होगा। तो जो अंतरा उष्ण अभिसरण क्षेत्र था भूमध्य रेखा पर, ये शिफ्ट करके कहाँ चला गया, ये उत्तरी गोलार्ध में आ गया। 10 से 15 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में आ गया। कहीं कहीं 20 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में दिया हुआ है, तो बस इतना समझ लीजिए कि ये कहाँ आ गया, इन क्षेत्रों पे आ गया। तो अब ये जो उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं, ये तो यहाँ प्रवाहित हो रही हैं। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें क्या होंगी, ये भूमध्य रेखा को क्रॉस करके उत्तरी गोलार्ध में ऐसे प्रवेश कर जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया कि ये प्रवेश कर जाएंगी तो इस तरह से ये अपनी दिशा क्या कर लेती हैं, बदल लेती हैं। ये ऐसे भूमध्य रेखा पर तो इस तरह जाएंगी, फिर इनकी दिशा कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। अब आप सोचेंगे कि इनकी दिशा इतनी ज्यादा अचानक कैसे परिवर्तित हो गई इस तरह से, ठीक है। हालांकि ये इतना दूर से नहीं आती हैं, ये यहीं से आती हैं, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्रों से ही आती हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, ठीक है। उस घूर्णन के कारण क्या होता है, जिसको दैनिक गति बोलते हैं, उस घूर्णन के क्या कारण क्या होता है कि एक डिफ्लेक्टिव फोर्स जनरेट होती है, जिसको बोलते हैं कोरियालिस। फ्रांसीसी विद्वान थे कोरियालिस, उन्होंने इस जो डिफ्लेक्टिव फोर्स है उसकी व्याख्या की, उसी के नाम पे, उन्हीं के नाम पे कोरियालिस बल रखा गया। तो इस कोरियालिस बल की व्याख्या करते हुए फेरेल फेरेल ने एक नियम दिया, ठीक है, और वाइज बैलेट में भी एक नियम दिया है। तो फेरेल ने कहा कि कोरियालिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने मार्ग से दाहिनी ओर घूम जाती हैं। कहा, उत्तरी गोलार्ध में। ये उत्तरी गोलार्ध में क्या करेंगी, जैसे इधर से पवन जा रही है तो अपने दाहिने घूम जाएगी, तो ये किधर चली जाएगी, इधर की तरफ। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या करेगी कि यही पवन अगर इधर से इधर जा रही है तो ये दक्षिणी गोलार्ध में क्या करेगी, अपने मार्ग से बाएं घूम जाएगी। यानी कि ये क्या करेगी, ये तो दाहिने घूम गई उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में क्या करेगी कि अपने मार्ग से बाएं घूम जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे टर्न हो जाएगी, ठीक है। तो ये कारण है। अब भूमध्य रेखा को जैसे ही पार करेंगे ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें, इनकी दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर की, उत्तरी गोलार्ध में जैसे प्रवेश करेंगी ये अपने मार्ग से दाहिने घूम जाएंगी। तो इनको जाना तो था ऐसे, सीधे जाना था, लेकिन ये क्या करेंगी, दाहिने घूम जाएंगी। तो ये जब घूम जाएंगी तो ये क्या करेंगी, ये भारत में कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्रों में, या कहा जाए कि उत्तर के विशाल मैदानी क्षेत्रों में इन दोनों पवनों का क्या होगा, अभिसरण होगा। और अंतरा उष्ण अभिसरण क्षेत्र जो भूमध्य रेखा के आसपास था, वो कहाँ हो जाएगा, वो अंतरा उष्ण अभिसरण क्षेत्र अब धीरे धीरे किधर की तरफ हो जाएगा, ये भारत की विशाल मैदानी क्षेत्रों में हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए
देखिए अब होगा क्या, सूर्य का उत्तरायण हुआ, सूर्य के उत्तरायण के फलस्वरूप क्या हुआ, जो उपोष्ण पश्चिमा जेट धारा है, जो उपोष्ण पश्चिमा जेट धारा है, ये हिमालय के उत्तर में शिफ्ट हो गई इस तरह से, ठीक है। जो आईटीसी जेड है, अंतरा उष्ण अभिसरण क्षेत्र है, वो यहाँ पे लगभग लगभग स्थानांतरित हो गई, इन क्षेत्रों में हो गई। अब दोनों गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं कहाँ मिलेंगी, वो इन क्षेत्रों में मिलेंगी, ठीक है, इन क्षेत्रों में मिलेंगी। और ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवा है, वो भूमध्य रेखा को क्रॉस करके उत्तर में आ जाएगी, और इनका इस क्षेत्र में क्या होगा, अभिसरण होगा, ठीक है, इस क्षेत्र में अभिसरण होगा। अब इसके फलस्वरूप क्या होगा कि जो विषुवत रेखा पर पछुआ पवनें प्रवाहित होती है, जिसको कहा जाता है कि विषुवतीय पछुआ पवनें, वो अब कहां प्रवाहित होने लगेंगी, इन क्षेत्रों में प्रवाहित होने लगेंगी, इन क्षेत्रों में प्रवाहित होने लगेंगी। वो कौन सी, विषुवतीय पछुआ पवनें, ठीक है, ये इस तरह से प्रवाहित होने लगेंगी। ये चीज इतना जान लिया हम लोगों ने। अब आते हैं फिर अगले कदम पे, ठीक है। तो देखिए इस चीज को पूरा हम लोगों ने समझ लिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। अब यहाँ पर जो ये व्यापारिक पवनें थी उत्तरी गोलार्ध की, वो इस तरह से आएंगी, इधर से इधर, ये पूरे क्षेत्र पे। और जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें थी, वो दक्षिणी गोलार्ध को क्रॉस करते हुए या भूमध्य रेखा को क्रॉस करते हुए इधर की तरफ जाएंगी। तो ये इस तरह से, ये इस तरह से यहाँ पे प्रवाहित होंगी। और ये क्षेत्र जो है, ये क्या हो जाएगा, अंतरा उष्ण अभिसरण क्षेत्र, आईटीसी जेड, ठीक है, ये अंतरा उष्ण अभिसरण क्षेत्र है, जो भूमध्य रेखा से शिफ्ट करके किधर चला गया है, ये प्रायद्वीपीय भारत में या विशाल हमारे जो उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग है वहां पे शिफ्ट हो गया है, आईटीसी जेड, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि तिब्बत के पठार की क्या भूमिका है। तो देखिए तिब्बत के पठार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये तिब्बत का पठार की जो भूमिका है उसकी खोज कौन की थी, भारतीय विद्वान थे कोटेश्वरम, ठीक है, कोटेश्वरम थे। इन्होंने तिब्बत के पठार की भूमिका उसमें चिन्हित की या पाया कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है या ग्रीष्मकालीन मानसून होता है, उसकी उत्पत्ति में तिब्बत के पठार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब तिब्बत के पठार की विशेषता हम लोग देख लेते हैं कि देखिए क्या होता है कि यह लगभग 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक चट्टानी एवं सपाट सतह वाला पठार है। चट्टानी मतलब है कि बिल्कुल ये क्या है, कठोर संरचना से बना हुआ है, रूपांतरित चट्टाने हैं, प्राचीन पठार है तिब्बत का, ठीक है। और ये क्या है, तिब्बत का पठार सपाट सतह वाला है, यानी कि ये क्या है, एक चौरस सतह वाला है। और ये लगभग वनस्पति विहीन है, यहाँ पे तापमान बहुत कम रहता है तो वनस्पतियां उतना ज्यादा होती नहीं है। और ये सपाट और चट्टानी संरचना है तो भी वनस्पतियां यहाँ पर बहुत कम है। अब क्या होता है कि जब ये 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर है तो यहाँ पर बादलों का अभाव होता है, ठीक है। तो अत्यधिक गर्म हो जाता है, ये जब सूर्यातप की मात्रा प्राप्त होती है तो ये तिब्बत का पठार क्या हो जाता है, अत्यधिक गर्म हो जाता है। और गर्म होने का मतलब बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो जाता है, आसपास के क्षेत्रों से इसका 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाता है, तापमान अधिक हो जाता है। इतना अधिक तापमान होना ही इस तिब्बत के पठार को क्या कर देता है, अत्यधिक गर्म कर देता है। और तिब्बत का पठार जब आसपास के क्षेत्रों से थोड़ा गर्म हो जाता है तो ये हीटर की भांति कार्य करने लगता है या वाष्प इंजन की भांति कार्य करने लगता है। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि तिब्बत के पठार के ऊपर वायुमंडल में प्रतिचक्रवाती दशाएं विकसित होने लगती हैं। अब प्रतिचक्रवाती दशाएं क्या होती हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि देखिए दो वायुमंडलीय दशाएं हैं, एक चक्रवाती दशा है साइक्लोन बोलते हैं, और एक होता है एंटी साइक्लोन जिसको प्रतिचक्रवाती दशाएं बोलते हैं। तो चक्रवाती दशाओं में क्या होता है कि ये जो है चक्रवाती दशाएं हैं, इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इसमें केंद्र में निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है और केंद्र से बाहर की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, उच्च वायुदाब होता है। ये चक्रवाती दशाएं हैं, ठीक है। इसको नहीं पढ़ना है अभी, बस इसको जान लीजिए कि चक्रवाती दशाएं। प्रति चक्रवाती दशाएं क्या होती हैं, चक्रवाती दशाओं के ठीक विपरीत स्थिति होती है कि इनके केंद्र में उच्च वायुदाब होता है और परिधि की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, निम्न वायुदाब क्षेत्र होगा। तो ये क्या होता है कि तिब्बत के पठार के ऊपर वायुमंडल में प्रति चक्रवाती दशा विकसित हो जाती है।
यहाँ पे एक चीज समझ गए हम लोग कि तिब्बत का पठार 4000 से 5000 की मीटर की ऊंचाई वाला एक चट्टानी सपाट सतह वाला पठार है। और यहाँ पर सूर्यातप के कारण या सूर्य की किरणों के पड़ने के कारण ये क्या हो जाता है, आसपास के क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है और हीटर की भांति कार्य करता है, जिससे इसके ऊपर वायुमंडल में, तिब्बत के पठार के ऊपर वायुमंडल में प्रति चक्रवाती दशाएं विकसित हो जाती हैं। अब देखिए प्रति चक्रवाती दशाएं जब विकसित हो जाएंगी तो प्रति चक्रवात, उत्तरी गोलार्ध में जो प्रति चक्रवात होते हैं, तो हम लोग एक चीज जान लें कि जो चक्रवात होते हैं और जो प्रति चक्रवात होते हैं, तो चक्रवात में क्या होता है कि परिधि से केंद्र की ओर कोने चलती हैं चक्रवात में, ठीक है। अब उत्तरी गोलार्ध में अलग डायरेक्शन में चलती है, दक्षिणी गोलार्ध में अलग डायरेक्शन में चलती है। इतना डिटेल में हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, जब चक्रवात पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बस इतना जान लीजिए। लेकिन जो प्रति चक्रवात होते हैं, जो एंटी साइक्लोन होते हैं, इनमें क्या होता है कि केंद्र में उच्च वायुदाब है और परिधि की ओर निम्न वायुदाब है। तो ये क्या हो जाएंगी, ये प्रति चक्रवात में केंद्र से परिधि की ओर पवनें प्रवाहित होंगी। और अभी आपको बताया कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने मार्ग से दाहिने ओर घूम जाती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपने मार्ग से बाएं ओर घूम जाती हैं। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो प्रति चक्रवात है उत्तरी गोलार्ध का, तो ये सीधे सीधे इसको जाना किधर चाहिए, ये जो पौने हैं ये किधर चलनी चाहिए, सीधे सीधे केंद्र से परिधि की ओर ऐसे चलना चाहिए, इस तरह से चलना चाहिए। लेकिन ऐसे सीधे सीधे नहीं जाएंगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ पौने प्रवाहित होती हैं। तो भाई केंद्र पे उच्च वायुदाब है, परिधि पे निम्न वायुदाब है, तो सीधे पौने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ प्रवाहित होने लगेंगी। ऐसा नहीं है, ये पौने अपने मार्ग से क्या करेंगी, दाहिनी ओर घूम जाएंगी उत्तरी गोलार्ध में। किस कारण से, कोरियालिस बल के कारण। तो ये पौने केंद्र से परिधि की ओर चलेंगी उत्तर की तरफ घूमते हुए इस तरह से। ये क्या करेंगी, इस तरह से। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। इसको क्या बोलते हैं, घड़ी की सुइयों के अनुकूल इस तरह से प्रवाहित होंगी क्लॉकवाइज। ये ठीक है, किस कारण से इस तरह से, कोरियालिस बल के कारण। तो यही बताया गया है कि देखिए प्रति चक्रवाती दशाएं विकसित हो जाती हैं, इससे हिमालय, अब ये देखिए यहाँ पे छोड़ते फिर देखते हैं, इससे हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सूर्य के उत्तरायण के साथ ही क्या हो जाती है, हिमालय के उत्तर में शिफ्ट हो जाती है, उसी को यहाँ पे फिर बताया गया है। इससे हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम कमजोर होकर पूर्णतः हिमालय के उत्तर में विस्थापित हो जाती है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हिमालय के उत्तर में विस्थापित हो गई पूरी तरह से, यानी कि ये जो उपोष्ण पश्चिमा जेट स्ट्रीम थी, ये पहले कहां प्रवाहित हुई थी, ये हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गई, हिमालय के उत्तर में प्रवाहित होगी। अब यहां पर थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं कि ये सारी घटनाएं कैसे कार्य करने लगती हैं, ठीक है। सारी घटनाएं एक साथ मिलकर कैसे कार्य करने लगती हैं। यहाँ पर अब यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रतिचक्रवात की प्रबलता के कारण पूर्वी जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट का उद्भव होता है। ये क्या होता है, अब देखते हैं। यहाँ पर इस मैप के थ्रू देखेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि देखिए सूर्य का उत्तरायण हो चुका है। सूर्य का उत्तरायण का मतलब क्या हो चुका है कि अब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ने लगी है, या मार्च अप्रैल मई का महीना आ गया है। तो अब क्या होगा, यहां पर निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, इन क्षेत्रों में यहाँ पे उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाएगा। ये जो सागरी सतह है, यहाँ पर उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित हो गया। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित हो गया। अब देखिए धीरे धीरे क्या होगा कि सूर्य जैसे जैसे उत्तरायण करेगा, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये आईटीसी जेड यहाँ चला आया, आईटीसी जेड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब फिर क्या होगा कि जो उपोष्ण पछुआ जेट धारा थी वो कहाँ चली गई, ये हिमालय के उत्तर में इस तरह से चली गई, उपोष्ण पछुआ जेट धारा। फिर क्या हुआ, सूर्य का जब उत्तरायण हुआ तो ये जो तिब्बत का पठार है ये अत्यधिक गर्म हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, प्रति चक्रवाती दशाएं वायुमंडल में विकसित हो गई। अब इन प्रति चक्रवाती दशाओं में वायु का प्रवाह क्या होगा, क्योंकि प्रति चक्रवात में क्या होता है, केंद्र में उच्च वायुदाब होता है और परिधि की ओर क्या होता है, निम्न वायुदाब होता है। तो इसमें क्या होगा कि केंद्र से परिधि की ओर पवनें कैसे प्रवाहित होंगी, ऐसे।
ये ऐसे पौने प्रवाहित होंगी केंद्र से परिधि की ओर, इस तरह से प्रतिचक्रवाती दशाओं में। इतना समझ गए आप लोग। अब क्या होगा कि इस प्रतिचक्रवात की प्रबलता के कारण, यानी कि तिब्बत के पठार के ऊपर वायुमंडल में जो प्रतिचक्रवाती दशाएं विकसित हुई हैं, इसकी प्रबलता के कारण क्या होगा कि यहां पर कोलकाता मंगलुरु अक्ष के सहारे एक पूर्वी जेट स्ट्रीम, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट या पूर्वी उष्ण जेट स्ट्रीम या उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम प्रवाहित होने लगेगी। ये क्या होता है, ये ओकेजनल होता है, टेम्परेरी होती है, कुछ महीने प्रवाहित होती है, ये वर्ष भर नहीं प्रवाहित होती है, कुछ महीने प्रवाहित होती है। तो अब क्या होगा कि ये जो उपोष्ण पश्चिम पूर्वी जेट स्ट्रीम है, जो कोलकाता मंगलुरु अक्ष के सहारे प्रवाहित होती है वायुमंडल में ऐसे ऐसे, ये क्या करेगी कि इसके ऊपर वायुमंडल में ये प्रवाहित होती जाएगी इस अक्ष के सहारे, और यहाँ जो अरब सागर का उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित हुआ है अरब सागर पे, यहाँ पर क्या करेगी ये ऊपर वायुमंडल में प्रवाहित होते कोलकाता मंगलुरु अक्ष के सहारे इस तरह से, ये इस क्षेत्र पे क्या करेगी ऊपर से नीचे अवतलित होगी। यानी कि इस अक्ष के सहारे ये प्रवाहित होते होते वायुमंडल में क्षोभ मंडल में ये क्या करेगी इस अरब सागर के क्षेत्र के ऊपर ये क्या करेगी ऊपर से नीचे अवतलित होगी, ये नीचे की तरफ अवतलित होगी। और यहां पर पहले से क्या है, पहले से ही यहां पर एक उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित है। अब ये उच्च वायुदाब क्षेत्र पहले से विकसित है, और जब ऊपर से वायु अवतलित होगी तो इस उच्च वायुदाब क्षेत्र को क्या कर देगी ये और अधिक प्रबल बना देगी, और अधिक इफेक्टिव कर देगी। और यहां से क्या होगा, अब देखिए यहां पर पूरे क्षेत्र में क्या है, ये निम्न वायुदाब क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है उच्च वायुदाब क्षेत्र है। तो निम्न वायुदाब क्षेत्र से निम्न उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ क्या होगा पौने प्रवाहित होंगी। तो अब देखिए यहां पे क्या होगा कि ये जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पौने थी, ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पौने भी क्या करेंगी, ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पौने ये उत्तरी गोलार्ध में आएंगी, तो इनकी दिशा क्या हो जाएगी इधर हो जाएगी, क्योंकि ये उत्तरी दाहिने साइड में घूम जाएंगे उत्तरी गोलार्ध में, तो ये ऐसे हो जाएगी। और साथ में हम लोगों ने देखा था कि जो पछुआ विषुवतीय पछुआ पौने हैं वो भी आएंगे इन्हीं के साथ, तो उनकी भी दिशा ऐसे ही रहेगी। तो ये दोनों मिलकर दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पौने और विषुवतीय पछुआ पौने दोनों मिलकर ये उच्च वायुदाब क्षेत्र से इस स्थलीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ क्या होंगी, ये प्रवाहित होने लगेंगी इस तरह से। तो इसी को कहा जाता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून। अब देखिए इसको दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी दिशा किधर है, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। अगर मैप में हम लोग एटलस पे अगर दिशा को देखना चाहेंगे, जो डायरेक्शन है उसको देखना चाहेंगे, तो उसको कैसे देखते हैं दिशा का डायरेक्शन, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि कैसे हम लोग देखते हैं दिशा का ज्ञान कैसे होता है हम लोग को कि किधर से है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो देखिए ये हम लोग का मैप पे दिशा देखने का, जो कि मैप का ऊपरी भाग है, जैसे इसका है तो क्या हो जाएगा ये उत्तर हो जाएगा, और निचला जो सिरा है ये क्या हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा। और इस मैप की तरफ हम मुंह करके खड़े हैं तो हमारा दाहिना हाथ क्या हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, और हमारा जो बायां हाथ है वो क्या हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा। तो देखिए ये जो पौने हैं इस तरह से प्रवाहित होती है इस डायरेक्शन में, तो ये पौने किधर से प्रवाहित हो रही हैं, इस तरह से प्रवाहित हो रही हैं। तो ये किधर से आ रही हैं, ये वेस्ट है और ये साउथ है, तो ये किधर से आ रही हैं दक्षिण पश्चिम या साउथ वेस्ट से, और जा किधर रही हैं ये नॉर्थ है और ये ईस्ट के बीच में, जा किधर रही हैं उत्तर पूर्व की ओर जा रही हैं। तो इसलिए ग्रीष्मकालीन मानसून को हम लोग क्या बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसूनी पौने। किधर किधर प्रवाहित हो रही हैं उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही हैं, तो ये मानसूनी पौने ग्रीष्मकालीन हो गई। इसमें किसका किसका योगदान अभी तक हम लोगों ने देख लिया, इसमें जो हम लोगों ने योगदान देखा कि दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति में या ग्रीष्मकालीन मानसून की उत्पत्ति में जो योगदान अभी तक हम लोगों ने देखा, वो देखा हम लोगों ने जेट स्ट्रीम का देख लिया कि जेट स्ट्रीम का क्या योगदान है, तिब्बत के पठार का क्या योगदान है। दो चीज समझ गए यहाँ पे, इसको बहुत अच्छे से समझ लिया हम लोगों ने कि जेट स्ट्रीम का क्या योगदान है, तिब्बत के पठार का क्या योगदान है। यहाँ पे दो चीज और हम लोगों ने देख लिया कि जो आईटीसी जेड है अंतरा उष्ण अभिसरण क्षेत्र, इसका क्या योगदान है, किधर की तरफ शिफ्टिंग है, ये हम लोगों ने देख लिया। और विश्वतीय पछुआ पौने,
इनकी क्या भूमिका है और इनका प्रभाव कैसे। तो दो सिद्धांत हम लोगों ने देखा और दो ये चीज देखी कि ये एक्ट जो है या कहा जाए कि जो घटनाएं हैं आईटीसी जेड की और पशुवतीय विश्वतीय पछुआ पौने ये किस प्रकार कार्य करती हैं। तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया कि 1 2 3 4 इन 4 चीजों को हम लोगों ने बहुत डिटेल में समझ लिया। अब इसके आगे बचता है एल नीनो और ला नीनो। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोगों ने जब शुरू किया था मानसून तो बताया था मैंने कि मानसून एक जटिल परिघटना है और ये परिघटना ऐसी है कि 3 जगहों पर वायुमंडलीय घटनाएं घटती हैं। जैसे एक वायुमंडल में जो वायुमंडलीय घटना घटती है जिसका पूरा क्या है वायुमंडल में ही घटना घटती है। दूसरा क्या है स्थलीय भागों पे कुछ परिघटनाएं घटती हैं और तीसरा सागरीय सतहों पर कुछ परिघटनाएं घटती हैं। तो 3 जगहों पर जो परिघटनाएं घटती हैं उन 3 जगहों की परिघटनाओं को एक साथ मिलाकर मानसून सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है या इसको अन्य शब्दों में कहा जाए तो मानसून 3 जगह पर घटने वाली घटनाओं से उत्पन्न होता है या उसकी प्रबलता बढ़ती है। तो हम लोगों ने देखा कि जेट स्ट्रीम कहाँ घट रही है ऊपर वायुमंडल में। ये तिब्बत का पठार कहाँ है स्थल पे है लेकिन इसके ऊपर वायुमंडल में क्या हो रहा है प्रतिचक्रवाती दशाएं विकसित हो रही हैं। तो अभी हम लोग ने देखा ये आईटीसी जेट कहाँ पे है ये स्थलीय भाग और सागरी भागों पर। ये विश्वतीय पछुआ पौने कहाँ प्रभावी है ये स्थलीय भागों और सागरी भागों पर प्रभावी है। अब इसके आगे का सिद्धांत हम लोग देखते हैं कि फिर क्या होता है। तो यहाँ दो चीज देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि कुछ ऐसी घट अब हाँ वही हमने जो समझाया था कि पूर्वी जेट स्ट्रीम कोलकाता मंगलुरु के सहारे प्रवाहित होते हुए कहाँ उतरती है ये अरब सागर के उच्च वायुदाब क्षेत्रों पर उतरती है। और ये क्या करती है जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसकी प्रबलता को बढ़ाते हुए क्या करती है ये मानसून की उत्पत्ति में सहायक होती है जो हम पहले आपको सिद्धांत समझा चुका हूं। ठीक है, अब फिर यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए क्या होगा कि इतनी चीज समझ गए। अब धीरे धीरे क्या होगा कि सूर्य धीरे धीरे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक रहता है कहने को तो वैसे कहा जाएगा कि पूरे अक्टूबर तक रहता है नवंबर के कुछ दिन तक रहता है केरल में। लेकिन सामान्यतः धीरे धीरे क्या होता है कि सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करना शुरू कर देता है सितंबर के बाद। ठीक है, 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर होता है इसके बाद धीरे धीरे दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अक्टूबर में सूर्य दक्षिणायन करता है और धीरे धीरे क्या होता है वायुमंडलीय दशाएं बदलने लगती हैं। वायुमंडलीय दशाएं बदलने लगती हैं तो सूर्य सूर्य क्या करता है दक्षिणायन कर देता है। तो यहाँ पर जो वायुमंडलीय दशाएं विकसित हो रही थी वो अब धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगती है। निष्क्रिय का मतलब कौन कौन सी वायुमंडलीय दशाएं हैं तो यहाँ पर हम लोग देखा था कि यहाँ पर जो तिब्बत का पठार था ये हीट इंजन के रूप में था अब ये डिक्लाइन करने लगता है अब ये समाप्त होने लगता है। तिब्बत का पठार जो हीट इंजन के रूप में था अब ये समाप्त होने लगता है। तो तिब्बत के पठार के ऊपर जो प्रति चक्रवाती दशाएं थी ये भी कमजोर हो जाती हैं और धीरे धीरे क्षीण हो जाती हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये जो उपोष्ण पश्चिमा जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली गई थी अब धीरे धीरे क्या करती है हिमालय के दक्षिण में शिफ्ट होने लगती है ये उपोष्ण पश्चिमा जेट धारा। कब अक्टूबर महीने के शुरुआत में। फिर क्या होता है कि ये जो पश्चिमोत्तर भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इन क्षेत्रों पे निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित था ये प्रबल रूप से अब कमजोर होने लगता है यानी कि ये क्षीण होने लगता है। साथ में क्या होता है कि ये जो अरब सागर के ऊपर उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित था ये भी अब धीरे धीरे क्षीण होकर कमजोर होने लगता है। तो ये पूरी घटनाएं घटने लगती हैं कैसे सूर्य के दक्षिणायन के साथ। ठीक है, तो इसी की व्याख्या यहाँ पे की गई है कि अब क्या होता है अक्टूबर में सूर्य दक्षिणायन के साथ वायुमंडलीय दशाएं बदल जाती हैं और जिस कारण तिब्बत के पठार के ऊपर प्रति चक्रवाती जो दशा थी वो कमजोर होकर विघटित होने लगती है या क्षीण हो जाती है। और जो पूर्वी जेट स्ट्रीम थी जिसको कहा जाता था पूर्वी जेट स्ट्रीम या उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम ये पूरी तरह से लुप्त हो जाती है ये भी समाप्त हो जाती है। कब अक्टूबर महीने के शुरू होने पर। फिर क्या होता है उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम जिसके बारे में बात किया था जो हिमालय के दक्षिण उत्तर में शिफ्ट हो गई थी अब क्या करने लगती है पुनः हिमालय के दक्षिण में विस्थापित होने लगती है। यानी कि जो बृहद उत्तरी मैदान भारत का है उस क्षेत्र के ऊपर वायुमंडल में क्या होने लगती है वो प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, फिर क्या होता है इसी समय कब जो अक्टूबर महीने की शुरुआत में ही या अक्टूबर महीने से थोड़ा पहले भी अफगानिस्तान पाकिस्तान और पश्चिमोत्तर भारत यानी कि पंजाब हरियाणा राजस्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं
इसके ऊपर जो पहले निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित था, अब उसके स्थान पे क्या होने लगता है, ये उच्च वायुदाब क्षेत्र या उच्च वायुदाब केंद्र विकसित होने लगता है। अब इससे क्या हो जाता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून तो समाप्त हो जाता है, लेकिन अब क्या होने लगता है, उत्तर पूर्व मानसून की उत्पत्ति होने लगती है, जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि उत्तर पूर्व मानसून क्या होता है। आज सिर्फ हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तो चीज हम लोगों ने देख लिया। अब अगला सिद्धांत हम लोगों का है कि भाई देखिए, ये तो पूरा जो क्षेत्र था ना, ये स्थलीय भागों पर और वायुमंडलीय भागों पर विकसित हो रहा था थोड़ा सा। अब देखते हैं कि कुछ ऐसी फेनामिना है या परिघटनाएं हैं जो सागरी क्षेत्रों पर विकसित होती हैं और हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों क्षेत्र पर विकसित होती हैं। वो कैसे हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो देखिए महासागरीय क्षेत्रों पर विकसित होने वाली कुछ दशाएं हैं, उनमें क्या है, एक घटना है एल नीनो की घटना, दूसरी क्या है दक्षिण दोलन या वाकर सेल जिसको वाकर कोशिका बोलते हैं, और तीसरी है सोमाली धारा। है तो बहुत सी घटनाएं, लेकिन तीन परिघटनाओं का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको समझते चलेंगे। देखिए मानसून की जो उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है ना, ये जीएस में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझना है। जीएस में जो सवाल पूछेगा वो थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन ऑप्शनल में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हम लोग ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, फैक्ट्स हैं जो मैं ऑप्शनल में इंपॉर्टेंट समझता हूँ, यहाँ पे उसको छोड़ दिया गया है। तो आप इसको लेके बहुत ज्यादा पैनिक मत होइएगा कि नहीं ऑप्शनल इतना कम है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं धीरे धीरे। एल नीनो क्या है, तो देखिए एल नीनो क्या है कि एक गर्म सागरी धारा है। ठीक है, तो देखते हैं कि एल नीनो क्या है। तो एल नीनो एक उष्ण महासागरीय धारा है, ठीक है, जो पेरू तट पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है, जिससे इस क्षेत्र पर निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। अब देखिए सामान्य परिघटना क्या है, सामान्य परिघटना देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जो ये दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट है, यहाँ पर क्या होता है कि ये पेरू या हम्बोल्ट जलधारा प्रवाहित होती है। इस तरह से ये पेरू या हम्बोल्ट जलधारा प्रवाहित होती है, और ये जलधारा क्या है, ठंडी जलधारा है, ये कोल्ड वेव है, सामान्य रूप से ये चलती है, प्रवाहित होती है। लेकिन क्या होता है कि इस पेरू तट से 180 किलोमीटर की दूरी पर, 180 किलोमीटर की दूरी पर ये 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, यानी कि इतनी दूरी पर, यहां से लेकर यहां 3 डिग्री से लेकर 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, इस तरह से एक गर्म जलधारा प्रवाहित होने लगती है। इसे ही क्या कहा जाता है, एल नीनो। इसे क्या कहते हैं, एल नीनो। ठीक है, ये 3 डिग्री से लेके 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पेरू तट से 180 किलोमीटर की दूरी पर एक गर्म जलधारा प्रवाहित होने लगती है, जिसको क्या बोलते हैं, एल नीनो। अब देखिए यहाँ पे जब एल नीनो जलधारा प्रवाहित होने लगती है इन क्षेत्रों पर, तो इस क्षेत्र के सागरी सतह का तापमान क्या हो जाता है, सामान्य से कम हो जाता है। यहाँ पर जब एल नीनो जलधारा प्रवाहित होने लगती है, तो इस क्षेत्र पर क्या हो जाता है, सामान्य से कम तापमान हो जाता है, सामान्य से अधिक तापमान हो जाता है, और जो वायुदाब है वो क्या हो जाता है, सतह पर निम्न वायुदाब हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है। कब, एल नीनो के समय। एल नीनो के समय इस क्षेत्र पर जो प्रशांत तट, ये पेरू के तट वाला क्षेत्र है, इसको उत्तर, इसको सॉरी दक्षिण पूर्व प्रशांत क्षेत्र बोलते हैं। ये क्या है, दक्षिण पूर्व प्रशांत क्षेत्र जो है पेरू तट के आसपास के, यहाँ पे क्या हो जाता है, एल नीनो गर्म जल धारा है, और उसके कारण ये सागरी सतह पर क्या हो जाता है, निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। यहाँ पर ये कंडीशन है। अब देखिए एक सिद्धांत जान लीजिए कि सतह पर कहीं पर अगर निम्न वायुदाब क्षेत्र है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि मान लीजिए यहां सतह पर निम्न वायुदाब क्षेत्र है, तो इसके ऊपर वायुमंडल में क्या होगा, उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित होगा। यानी कि यहां सतह पर, ये सतह भाग है, यहां पर अगर निम्न वायुदाब है तो इसके ठीक ऊपर वायुमंडल में 5 6 7 8 10 किलोमीटर के ऊपर ये क्या हो जाएगा, उच्च वायुदाब हो जाएगा। अगर धरातल पर निम्न वायुदाब है तो इसके ऊपर सतह पर क्या हो जाएगा, उच्च वायुदाब होगा। और इसके ठीक विपरीत, अगर सतह पर यहाँ उच्च वायुदाब है तो इसके ऊपर वायुमंडल में क्या हो जाएगा, निम्न वायुदाब होगा। यानी कि सतह पर जो वायुमंडलीय दशा होगी
वायुमंडल में क्या होगा, ठीक उसकी उल्टा वायुमंडलीय दशा की स्थापना होगी या स्थिति होगी। तो यहां पर क्या है, सतह पर निम्न वायुदाब हो गया, कहां पे, ये पेरू तट के आसपास निम्न वायुदाब हो गया। तो इसके ऊपर ठीक वायुमंडल में, अब यहाँ मैप बनाऊंगा तो मैं समझिएगा कि नॉर्थ अमेरिका में दिखा रहा हूँ, इस पेरू तट के ठीक ऊपर बता रहा हूं, यहां पर क्या हो जाएगा, उच्च वायुदाब हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, उच्च वायुदाब होगा। अब देखिए यहां पे तो जो कंडीशन डेवलप हो गई है और यहाँ पे निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो गया है, यहां पर क्या हो गया, निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो गया है। अब यहां पे क्या होगा, ये जो क्षेत्र है हिंद महासागर का क्षेत्र है, यहां पर निम्न वायुदाब है, उसके कंपैरिजन में या उसकी तुलना में यहां पर क्या हो जाएगा, उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाएगा। सतह पर ही यहां पर क्या हो जाएगा, उच्च वायुदाब हो जाएगा। इसके ऊपर क्या होगा, ठीक ये जो क्षेत्र है इसके ऊपर क्या होगा, यहां पर निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाएगा। क्योंकि सतह पर क्या है, उच्च वायुदाब है, तो इसके ऊपर वायुमंडल में क्या हो जाएगा, निम्न वायुदाब हो जाएगा। यहां सतह पर निम्न वायुदाब है, तो इसके ऊपर वायुमंडल में क्या हो जाएगा, उच्च वायुदाब हो जाएगा। अब समान सी परिघटना हम उन्होंने देखा कि वायु का प्रवाह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ होता है। तो अब क्या होने लगेगा कि सतह पर ये उच्च वायुदाब है या निम्न वायुदाब है, तो क्या होने लगेगा, ये सतह पर इधर से इधर की तरफ क्या होने लगेगा, वायु का प्रवाह होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ सागरी पूरा देख रहे हैं, सागरी भाग है, तो जब सागर से पौने प्रवाहित होंगी तो ये क्या करेंगी, वाष्पीकरण से ये अपने साथ वाष्प की मात्रा ले लेंगी, ये क्या कर लेंगी, अपने साथ वाष्प की मात्रा ले लेंगी और यहाँ पर पहुंचेंगी। तो यहाँ का तापमान क्या है, अधिक है, और यहाँ निम्न वायुदाब है, निम्न वायुदाब से वायु क्या करती है, ऊपर की तरफ वायुमंडल में आरोहित होती है या ऊपर की तरफ उठती है। तो यहाँ से वायु ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देगी, इस तरह से, इस तरह से वायु ऊपर उठना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे क्या होगा, वायु ऊपर उठेगी तो वायु का तापमान धीरे धीरे कम होगा, वायुमंडलीय वायुमंडल में जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं वायु का तापमान कम होता है, वायु का तापमान कम होगा तो वायु सापेक्षतः ठंडी होगी, उसकी सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी। जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% के आसपास हो जाएगी तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, संतृप्ता अवस्था, सैचुरेटेड कंडीशन। तो यहाँ पर क्या होगा, संघनन होगा और बादलों का निर्माण होगा, फिर वर्षण हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेगी, वायु ऊपर की तरफ उठेगी। अब यहां से जब वायु यहाँ जा रही है तो यहाँ पे क्या है, वायुमंडल में उच्च वायुदाब है, तो इधर उच्च वायुदाब से वायु किधर की तरफ प्रवाहित करेगी, निम्न वायुदाब क्षेत्रों की तरफ प्रवाहित होगी। तो जहां जहां निम्न वायुदाब होगा वायुमंडल में, वहां की तरफ पवनें प्रवाहित होंगी। तो जाहिर सी बात है कि ये भारत के ऊपर, या कहा जाए कि ये उत्तरी हिंद महासागर के ऊपर क्या विकसित है, निम्न वायुदाब क्षेत्र वायुमंडल में। जबकि सतह पर क्या विकसित है, उच्च वायुदाब, सतह पर क्या है, उच्च वायुदाब है, जबकि ठीक सतह के ऊपर वायुमंडल में क्या है, निम्न वायुदाब क्षेत्र है। तो अब पवनें किधर होंगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ वायुमंडल में, इस तरह से पवनें प्रवाहित होंगी। ठीक है, अब इस तरह से प्रवाहित होंगे। अब जाहिर सी बात है कि ये निम्न वायुदाब क्षेत्र है या उच्च वायुदाब क्षेत्र है, तो सतह पर अगर उच्च वायुदाब क्षेत्र है तो वायुमंडल से वायु क्या करेगी, नीचे की तरफ अवरोहित होगी या वो नीचे की तरफ अवतलित होगी। तो यहाँ वायुमंडल में निम्न वायुदाब है, सतह पर उच्च वायुदाब है, तो ये क्या करेगी, ऊपर से नीचे की तरफ वायु क्या करेगी, अवतलित होगी और इस उच्च वायुदाब को और प्रबल करेगी। तो यहां से फिर पौने क्या होंगी, इधर की तरफ निम्न वायुदाब की तरफ प्रवाहित होने लगेंगे। ये सारी घटना कहां हो रही है, सतह पर, और ये सारी घटना कहां हो रही है, वायुमंडल में। तो ये इस तरह से वायु का सर्कुलेशन हो जाएगा, इस तरह से, ये इस तरह से वायु का सर्कुलेशन हो जाएगा। अब एक चीज जान लीजिए कि अगर सतह पर निम्न वायुदाब है तो वर्षा की संभावना होगी, और सतह पर उच्च वायुदाब है तो वर्षा की संभावना नहीं होगी। तो देखिए, अगर एल नीनो जलधारा होगी तो इन क्षेत्रों पर, जो पेरू का क्षेत्र है, यहाँ पे तो वर्षा की मात्रा बहुत अच्छी खासी होगी, वर्षा बहुत अच्छी खासी होगी। लेकिन अगर यहाँ पर उच्च वायुदाब है हिंद महासागर के क्षेत्रों में, जिसमें भारत इंडोनेशिया का पूरा क्षेत्र है, अगर सतह पर उच्च वायुदाब है तो यहाँ वर्षा की मात्रा क्या होगी, नहीं होगी या कमजोर होगी। तो ये एल नीनो हम लोगों ने समझ लिया कि एल नीनो की पूरी परिघटना क्या है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग फिर आते हैं कि एल नीनो की परिघटना क्या है। अब इसको फिर से हम लोग देखते हैं कि एल नीनो के बारे में यहाँ पर क्या बताया गया है। ठीक है, बहुत धीरे धीरे इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये सबसे मिस्टीरियस या कहा जाए कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड एक टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी का या भारत के जलवायु विज्ञान का। तो इसलिए इसको थोड़ा आराम से समझते हैं, फिर आगे तो इसको हम देखेंगे। देखिए क्या है, एल नीनो एक उष्ण महासागरीय धारा है जो पेरू तट पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। इससे इस क्षेत्र पर निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, इसी समय हिंद महासागरीय क्षेत्र पर, जो हमने बताया था कि उत्तरी हिंद महासागरीय क्षेत्र जिसमें भारत इंडोनेशिया का पूरा क्षेत्र है, एक उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। कहां, सतह पर। ऐसी दशा में दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर हो जाता है। हमने बता दिया कि सतह पर अगर हिंद महासागर की सतह पर उच्च वायुदाब है और पेरू तट पे निम्न वायुदाब है, तो हमारा जो ग्रीष्मकालीन मानसून है या दक्षिण पश्चिम मानसून है वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, एल नीनो की घटना का क्या रिजल्ट होगा। पेरू के तट पर अत्यधिक वर्षा होती है, जिससे यहाँ मत्स्य उद्योग, ये ठीक है, उद्योग बहुत घाटा, मत्स्य उद्योग में, जिसको फिशिंग इंडस्ट्री कहा जाता है, उसमें बहुत घाटा होता है। तथा भारत एवं इंडोनेशिया में सूखे की स्थिति बन जाती है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होगी। ठीक है, अत्यधिक वर्षा होगी तो आप सोचेंगे कि वर्षा के कारण यहाँ मछली उत्पादन में क्यों घाटा होता है, जबकि यहाँ पे तो समझ में आ रहा है कि भाई वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा नहीं हुई, या यहाँ पे कहा जाए कि अल्प वर्षा हुई, तो यहाँ पे सूखी की स्थिति तो होगी। लेकिन यहाँ पे एल नीनो के समय यहाँ पे क्यों घाटा होगा मत्स्य उद्योग में, तो कारण क्या है कि जब यहाँ पर ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, ये हम्बोल्ट या पेरू ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, तो अपवेलिंग के कारण क्या होता है कि सतह से, मतलब सागरी तली से, बॉटम से सरफेस की ओर, तल की ओर पोषक तत्व आता है। पोषक तत्व आता है तो उस कारण क्या होता है कि फाइटो प्लैंकटन या जू प्लैंकटन, जिसको पादप प्लैंकटन बोलते हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर क्या होते हैं, फ्लरिंग करते हैं या बहुत अधिक जन्म लेते हैं या ग्रो करते हैं। तो वो क्या होते हैं, मरीन इकोसिस्टम का बेस होते हैं। जैसे स्थलीय इकोसिस्टम का क्या है, घास है, पादप है, तो वैसे मरीन इकोसिस्टम का बेस क्या है, वही प्लैंकटन है, जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन वो है। तो इन पे क्या निर्भर रहने वाली मछलियां बहुत अधिक विकसित होती हैं। और जब मछलियां बहुत अधिक विकसित होती हैं तो यहाँ पे मत्स्य उद्योग क्या होता है, बहुत अधिक फ्लरिश करता है या कहा जाए कि ग्रो करता है। और मछलियों पर निर्भर रहने वाली जो इक्वेटिक बर्ड्स हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रो करती हैं। जब वो मछलियां खाती हैं और घोंसला कहाँ बनाती हैं, स्थलीय भागों पर बनाती हैं, तो ये क्या करती हैं कि स्थलीय भागों पर बहुत ज्यादा ये बीट करती हैं, पू करती हैं। ठीक है, अपने स्टूल होते हैं इनका जो, तो ये जो बीट करती हैं, तो वो बीट जो होता है बहुत फर्टाइल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब नॉर्मली यहाँ पर हम्बोल्ट या पेरू ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, तो यहाँ का मत्स्य उद्योग बहुत अच्छा काम करता है। मछलियां होती हैं, क्यों, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन बहुत अधिक संख्या में होते हैं, उन पर निर्भर रहने वाली मछलियां भी बहुत अधिक मिलती हैं। मत्स्य उद्योग बहुत फ्लर, मतलब ग्रो करता है, अच्छा खासा फलता फूलता है। लेकिन जब वर्षा होता है यहाँ पे, जब ये एल नीनो जलधारा प्रवाहित होने लगती है, तो नीचे से जब वाटर अपवेल करके ऊपर आ रहा था, तली से जो वाटर तल की तरफ आ रहा था और पोषक तत्व ला रहा था, वो लाना अब बंद हो जाता है। तो जो फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन का विकसित होना होता था, वो समाप्त हो जाता है। तो फाइटोप्लैंक्टन क्या करते हैं, अब समाप्त हो जाते हैं, वो नहीं होते हैं। तो उन पे निर्भर रहने वाली मछलियां भी क्या हो जाती हैं, नहीं ग्रो करती हैं या नहीं उत्पन्न होती हैं। तो मत्स्य उद्योग को बहुत नुकसान होता है। तो याद रखिएगा कि एल नीनो की जो परिघटना है, वो भारत में मानसून को कमजोर करके यहाँ पे तो नुकसान करती ही है, साथ में इन क्षेत्रों पे भी क्या करती है, ये नुकसान करती है या वहां पे भी हानि पहुंचाती है। तो ये एल नीनो की परिघटना थी, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब एक दूसरी परिघटना है जिसको बोलते हैं ला नीना परिघटना। क्या है, तो देखिए ला नीना परिघटना क्या है, यह एल नीनो परिघटना के विपरीत होती है और इसका परिणाम भी विपरीत होता है। देखिए हम लोगों ने देखा कि एल नीनो की परिघटना होगी तो क्या होगा कि इन क्षेत्रों पे क्या पड़ेगा, सूखा होगा। इन क्षेत्रों पे क्या होगा, इस क्षेत्र पे सूखा पड़ेगा पूरा। और यहाँ पे क्या आ जाएगी, बाढ़ की स्थिति आ जाएगी। यहाँ पे क्या होगी, ये बाढ़ की स्थिति हो जाएगी इन क्षेत्रों में। ये परिघटना एल नीनो में होगी। ला नीनो में ठीक उल्टा होता है। ला नीनो में क्या होता है कि एल नीनो की विपरीत परिघटना होती है। तो थोड़ा इसको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए
अभी हम लोगों ने देखा कि एल नीनो में क्या होता था। अब ला नीना में क्या होगा कि ये पेरू ठंडी जो जलधारा है ये ऐसे नॉर्मली प्रवाहित होगी, तो यहाँ सागरी सतह पर क्या क्या विकसित हो जाएगा, यहाँ सागरी सतह पर उच्च वायुदाब विकसित रहेगा। सागरी सतह पर क्या होगा, उच्च वायुदाब होगा। जबकि इसके ऊपर वायुमंडल में, इसी पेरू तट के पास जो ये दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर है, सतह पर यहाँ पर क्या होगा, उच्च वायुदाब होगा। तो इसके ऊपर वायुमंडल में क्या होगा, यहाँ पर निम्न वायुदाब होगा। ये उत्तरी अमेरिका मत समझ लीजिएगा, इसी के ऊपर ठीक हमने बताया, क्योंकि 2D मैप है तो समझ में आएगा कि ये यूएस में दिखा रहा हूँ, यूएस में नहीं दिखा रहा हूँ। इसी के ठीक ऊपर वायुमंडल में क्या हो जाएगा, ये निम्न वायुदाब होगा। यहाँ पे तुलनात्मक रूप से क्या रहेगा, इन क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से क्या रहेगा कि ये एक उच्च वायुदाब होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, निम्न वायुदाब होगा। यहाँ पर क्या रहेगा, ये निम्न वायुदाब होगा। ठीक है, ये निम्न वायुदाब होगा। इसके ऊपर वायुमंडल में क्या होगा, यहाँ पर उच्च वायुदाब होगा। ठीक है, यहाँ पर उच्च वायुदाब होगा। तो अब देखिए एल नीनो में हमने देखा था कि इधर भारत इंडोनेशिया से इधर की तरफ पौने प्रवाहित हो रही थी सतह पर, लेकिन अब ला नीना में क्या होगा, ठीक उल्टा होगा। अब यहाँ उच्च वायुदाब में इस तरह से पौने किधर की तरफ प्रवाहित होंगी, ये निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ प्रवाहित होंगी, इधर की तरफ। यहां से पौने क्या करेंगी, ऊपर वायुमंडल में उठेंगी इस तरह से, और ये वायुमंडल में ऊपर उठेंगी तो जानते हैं कि वायुमंडल में जैसे जैसे पौने ऊपर की तरफ बढ़ती जाती हैं, इनका तापमान क्या होता जाता है, कम होता जाता है, इनकी सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती जाती है। और जब सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ के 100% के आसपास हो जाती है तो वायु संतृप्त हो जाती है, सैचुरेटेड हो जाती है, और धीरे धीरे उसका क्या होता है, उषांक बिंदु पर या हिमांक बिंदु 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास या 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तापमान पर धीरे धीरे उनका संघनन होने लगता है और बादलों का निर्माण होता है और फिर वर्षा होती है। तो इस तरह से यहाँ पर, अब यहाँ उच्च वायुदाब पर जब ये पौने पहुंचेंगी तो यहाँ पे बादलों का निर्माण होगा, वर्षा होगी। पौने क्या करेंगी, यहाँ उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ ऐसे ऐसे प्रवाहित होंगी। इस तरह से क्या करेंगी, पौने प्रवाहित होंगी इधर से। अब ये जब पेरू तट के ऊपर वायुमंडल में ये उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित है और धरातल पे क्या है, उच्च वायुदाब, तो ऊपर से नीचे की ओर पौने क्या करेंगी, इस तरह से अवतलित होंगी। इस तरह से पौने क्या करेंगी, अवतलित होंगी। और यहाँ पर एक शेल का निर्माण हो जाएगा, या कहा जाए कि सर्कुलेशन होगा। वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा, वो इस तरह से सर्कुलेशन होगा, इस तरह से। जबकि एल नीनो में किस तरह से हो रहा था, एल नीनो में ऐसे सर्कुलेशन हो रहा था, ये ऐसे सर्कुलेशन हो रहा था, इस तरह से, इस तरह से सर्कुलेशन हो रहा था। ये एल नीनो की परिघटना थी, इस तरह से सर्कुलेशन हो रहा था। ठीक है, जबकि ला लीना में किस तरह से होगा, ला लीना में यही सर्कुलेशन किस तरह से होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। अब एल नीनो में देखा था हम लोगों ने, एल नीनो में क्या हुआ था, यहाँ पेरू के तट के आसपास अत्यधिक वर्षा हो रही थी और इधर के क्षेत्रों में क्या हो रहा था, सूखा पड़ रहा था। लेकिन ला नीना की परिघटना में क्या होगी कि यहाँ पे अच्छी खासी वर्षा होगी, दक्षिण पश्चिम मानसून से अच्छी खासी वर्षा होगी, यहाँ पे वर्षा होगी, और यहाँ पर क्या रहेगा, कम वर्षा होगा या सामान्य मौसम बना रहेगा। तो हम लोगों ने देखा कि एल नीनो की परिघटना क्या है और ला लीना की परिघटना क्या है। तो इसको हम लोगों ने बहुत देख लिया अच्छी तरीके से, एल नीनो और ला लीनो क्या होगा। लेकिन देखिए एक चीज देखते हैं हम लोग कि जो एल नीनो की परिघटना और ला लीना की परिघटना है ना, ये बहुत सटीक परिघटना नहीं है। जैसे कहा जाता है कि एल नीनो सक्रिय होगा तो हमारे भारत का जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो कमजोर होगा, और ला नीना सक्रिय है तो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून बहुत प्रबल होगा। ये देखिए दो घटनाएं हैं कि ये सही बात है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इनके बीच में संबंध अभी भी पूरी तरह से स्थापित नहीं किया गया। कैसे, अगर मान लेते हैं कि एल नीनो सक्रिय है तो 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर होगा, और ला नीना सक्रिय है तो भी श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता कि हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून प्रबल होगा। तो इसका मतलब है कि दोनों परिघटनाओं, एल नीनो और ला लीना, दो परिघटनाएं यहां पे हो गई, और हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा, इनमें डायरेक्ट संबंध है, लेकिन बीच की कोई ना कोई कड़ी मिस है या कोई ना कोई लिंक मिसिंग है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है, और मेरा कोई फ्रेंड है, मैं उसको दिन में खाना खाते हुए नहीं देख रहा हूं, मैं उसको दिन में खाना खाते हुए नहीं देख रहा हूं, और फिर भी वो हेल्थी है, स्वस्थ है,
बिल्कुल। तो मैं क्या गेस करूंगा? मेरे सामने एक घटना है कि भाई दिन में तो ये खाना नहीं खाता है, लेकिन फिर भी हेल्दी है, तो मैं गेस करूंगा ना कि रात में खाता होगा। बट रात में भी खाते हुए मैंने नहीं देखा है। तो इसका मतलब कि बीच की कड़ी कोई मिस है ना, कि दिन में मेरे सामने ये खाना खाता नहीं है, लेकिन फिर भी रात में क्या है, ये हेल्दी है। अब मैं गेस कर रहा हूं कि हो सकता है कि ये रात में खाना खाता हो, लेकिन मैं खाना खाते हुए नहीं देख रहा हूँ अभी उसको। तो मैं एक लिंक स्टैबिल करूंगा, क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा कि भाई दिन में खाना खाते हुए मैंने नहीं देखा, फिर भी ये हेल्दी है, तो इसका मतलब रात में खाना खाता होगा। ये हो गया ना। तो वैसे ही घटना है एल नीनो और ला नीनो और हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून के बीच में जो कड़ी है। तो देखिए इसमें क्या है कि देखा गया है कि अभी भी इसको प्रत्यक्ष रूप से इसकी व्याख्या नहीं की गई है। किसकी? देखिए एल नीनो और ला नीनो की और दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रत्यक्ष रूप से व्याख्या नहीं की गई है। बस ये क्या किया गया है, कुछ कड़ियों को एक साथ लिंक किया गया है, ये जोड़ा गया है और इसकी व्याख्या की गई है। अब देखिए क्या होता है, विगत 100 वर्षों में क्या किया गया है कि इन वर्षा के आंकड़ों का अध्ययन किया गया। 100 वर्षों में जो एल नीनो और भारत का दक्षिण पश्चिम मानसून है, इसके आंकड़ों का अध्ययन किया गया। तो देखा गया है कि पिछले 43 वर्षों में, मतलब 100 वर्षों में से पिछले 43 वर्षों में सामान्य से कम वर्षा हुई है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो हमारे यहाँ जून जुलाई अगस्त में सक्रिय रहता है, सितंबर में, उसमें 100 वर्षों में से 43 वर्षों में सामान्य से कम वर्षा हुई। ठीक है, परंतु इनमें सिर्फ 21 बार ही एल नीनो सक्रिय रहा है। अब जब से डायरेक्ट संबंध होता है 100%, तो 43 वर्षों में सामान्य से कम वर्षा हुई है, तो 43 वर्षों में 43 बार एल नीनो सक्रिय होना चाहिए। लेकिन इन 43 वर्षों में सिर्फ 19 बार ही क्या हुआ है, एल नीनो प्रभावी रहा है। तो इसका मतलब है कि भाई ये 43 वर्षों में सिर्फ 19 बार ही वर्षा एल नीनो से प्रभावित हुई है, जबकि 24 बार क्या हुई है, वर्षा कम हुई है, लेकिन उसमें एल नीनो का प्रभाव नहीं रहा है या एल नीनो का योगदान नहीं रहा है। तो एक तो यहाँ पे सस्पिशन आ गया कि भाई फिर कुछ और कारण होगा हमारे मानसून को प्रभावित करने वाला। ठीक है, एक तो ये देखते हैं। फिर देखे हैं कि इसी प्रकार 100 वर्षों में देखा जाए तो सिर्फ 6 बार ही ऐसा हुआ है, यानी कि 6 बार ऐसा हुआ है कि जिसमें एल नीनो प्रभावी रहा है और फिर भी हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून से अच्छी वर्षा हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई एल नीनो की परिघटना और हमारा जो दक्षिण पश्चिम से जो मानसूनी वर्षा होती है, उन दोनों के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं फिट हो पा रहा है। कुछ ना कुछ बीच की कड़ी मिसिंग है, या बीच की कड़ी गायब है, जिसको हम लोग स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वही चीज मैं बता रहा था कि मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या अभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं है, कंप्लीट व्याख्या नहीं है। अभी भी क्या है कि कई पॉइंट मिसिंग हैं, तो इसीलिए नया नया सिद्धांत निकलता रहता है, उसको स्टैबिल किया जाता है, उसमें स्थापित किया जाता है। तो ये मान के चलिए कि जो एलिनो दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या है, वो अभी भी कंप्लीट नहीं है, उसमें कई सिद्धांत जोड़े जा रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ कि कम से कम 30-40 ऐसे ऐसे घट परिघटनाएं हैं जो हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति में योगदान देती हैं, लेकिन वो लेस इफेक्टिव हैं, या उनका अभी कोई डायरेक्ट कनेक्शन स्थापित नहीं किया गया, स्टेबल नहीं किया गया, इसलिए उनको हम लोग नहीं पढ़ते हैं। बाकी तो है बहुत। तो ये देख लेते हैं एल नीनो और ला नीनो परिघटना। फिर अपवाद भी देख लिया हम लोगों ने कि एल नीनो और ला नीनो का दक्षिण पश्चिम मानसून से संबंध तो स्थापित किया गया है, लेकिन बीच में कोई न कोई भी पूरी तरह से कड़ी मिस है, जिसकी वजह से डायरेक्ट 100% श्योरिटी के साथ लिंक स्टेबल नहीं किया गया है। तो ये याद रखिए। अब हम लोग आते हैं कुछ अन्य जो फैक्टर्स हैं, सागरी भागों पर उत्पन्न होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो उसमें एक है दक्षिणी दोलन, साउथर्न ऑक्सीलेशन क्या है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या होता है दक्षिणी दोलन, जिसको वाकर कोशिका या वाकर चक्र भी कहते हैं, ये क्या है, प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर के ऊपर, प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर के ऊपर वायु दाब का प्रतिस्थापन है। यानी कि वायु दाब में क्या है, प्रतिस्थापन है या शिफ्टिंग है एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर में। अब इसमें क्या होता है कि ये जो वाकर सेल या दक्षिणी दोलन है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाविधि को क्या करता है, कंप्लीटली प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है ये देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए हिंद महासागर व प्रशांत महासागर के ऊपर वायु दाब, सागर सतह के ऊपर, मतलब प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की सागर सतह के ऊपर वायु दाब में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है, या कहा जाता है शीर्ष इसमें पैटर्न देखा जाता है। अब देखिए क्या होगा कि जब प्रशांत महासागर के ऊपर उच्च वायु दाब,
जब प्रशांत महासागर के ऊपर उच्च वायुदाब होगा तो हिंद महासागर के ऊपर क्या होगा, निम्न वायुदाब होगा। अब देखिए, प्रशांत महासागर के ऊपर उच्च वायुदाब होगा और हिंद महासागर के ऊपर निम्न वायुदाब होगा, तो इससे क्या होगा, ये दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए अनुकूल दशा होगी। इसे दक्षिणी दोलन कहा जाता है। अब देखिए, इसको ठीक हम लोग मैप में डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर साउथर्न ऑक्सीलेशन क्या है या दक्षिणी दोलन क्या है। ठीक है, थोड़ा सा ये टॉपिक है, हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, समझ में आएगा। इससे संबंधित और से टर्मिनोलॉजी हैं या सिद्धांत हैं, जैसे मानसून प्रस्फोट क्या है या मानसून विभंगता क्या है, जिसको मानसून गैप बोलते हैं। इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में। यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें यही कहते हैं कि अगर इस क्षेत्र में, ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर सागरी सतह पर उच्च वायुदाब है यहाँ पर, और इस क्षेत्र पर निम्न वायुदाब है यहाँ पर, इस तरह से, तो ये क्या होगा कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून हमारा है या ग्रीष्मकालीन मानसून है, ये क्या होगा, ये प्रबल होगा। अगर ये पैटर्न पाया जा रहा है कि प्रशांत महासागर के ऊपर उच्च वायुदाब है और हिंद महासागर के ऊपर निम्न वायुदाब है, तो इससे हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होगा, प्रबल होगा और वर्षा अच्छी होगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसी को क्या कहते हैं, यहाँ पर हमने बताया वॉकर सेल कहा जाता है या दक्षिणी दोलन कहा जाता है। तो एक चीज तो ये देख लिया आप लोगों ने। अब ठीक इसका उल्टा भी हो जाएगा कि भाई अगर यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर सागरी सतह पे उच्च वायुदाब होता है और यहाँ पर निम्न वायुदाब होता है, तो इससे क्या होगा, हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर होगा और यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून से जो मानसूनी वर्षा होती है वो क्या होगी, सामान्य से कम होगी। ये दशा हो गई यहाँ पर। तो सामान्य रूप से कहा गया कि ये दक्षिणी दोलन है। अब इसके आगे एक थोड़ा सा और ट्विस्ट आएगा, आपको उसको बहुत ध्यान से सुनना है कि देखिए क्या होगा कि दक्षिणी दोलन जो पढ़ा हम लोगों ने, इसमें दो सेल या चक्रों का निर्माण होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, दक्षिणी दोलन जो है, इस समय दो चक्रों का निर्माण होता है या दो साइकिल का निर्माण होता है, सेल का निर्माण होता है, प्रथम चक्र और द्वितीय चक्र। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना है आपको कि प्रथम चक्र में क्या होता है और द्वितीय चक्र में क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रथम चक्र में भारत और इंडोनेशिया के ऊपर, ठीक है, मतलब इंडोनेशिया के आसपास के क्षेत्रों के से ऊपर वायु ऊपर उठती है तथा ये पाकिस्तान और पश्चिमोत्तर भारत पर नीचे उतरती है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं हम कि एक यहां पर कंडीशन होगी, देखिए इन क्षेत्र, यहां पर क्या होगा कि ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है इंडोनेशिया का, यहां से वायु ऊपर उठेगी, इस तरह से वायुमंडल में ऊपर उठेगी, और ये जो क्षेत्र है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिमोत्तर भारत है, यहाँ पर वायु अगर ऐसे आके नीचे उतरती है, यहाँ पर नीचे उतरती है, सतह पर आती है, ये सेल डेवलप रहेगा। अगर ये सेल रहता है कि इंडोनेशिया के पास से ये वायु ऊपर उठ रही है ऐसे, ठीक है, और इधर भारत और पश्चिमोत्तर भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर वायु ऊपर से नीचे की तरफ अवतलित हो रही है इस तरह से यहाँ सतह पर, अगर ये सेल डेवलप होता है तो इससे हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर होगा। अगर ये सेल प्रबल होती है, ये वाली सेल, तो इसको ठीक देखिए क्या बोला गया यहाँ पर, प्रथम चक्र इंडोनेशिया के ऊपर से उठती हुई वायु पाकिस्तान व उत्तर पश्चिम भारत पर नीचे उतरती है। जब यह चक्र कमजोर होगा तो इससे हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून सशक्त होगा। तो अभी हमने बताया था कि अगर यह चक्र मजबूत होगा, कमजोर की छोड़ दीजिए, अगर ये साइकिल, ये जो साइकिल है, ये जो चक्र है, अगर ये मजबूत होता है, प्रबल, अगर इस तरह से वायु प्रवाहित होती है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ देखिए भारत और पाकिस्तान के ऊपर क्या कर रही है, वायु वायुमंडल से नीचे की तरफ अवतलित हो रही है। नीचे की तरफ वायु, अगर ऊपर से वायुमंडल से नीचे की धरातल की तरफ वायु अवतलित होगी तो इससे क्या होगा, वर्षा की मात्रा कम होगी। इससे क्या होगा, वर्षा की संभावना समाप्त होगी या कम होगी। तो अगर ये सेल प्रबल होता है, मजबूत होता है, तो इससे दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होगा, कमजोर होगा। अगर ये सेल इस तरह से प्रबल रहता है तो मानसूनी वर्षा क्या होगी, कमजोर होगी। और इसको ठीक उल्टा कर देते हैं कि अगर ये सेल कमजोर होता है, इस तरह से जो वायु का प्रवाह हो रहा था, अगर ये कमजोर होता है तो मानसूनी वर्षा क्या होगी, ये
प्रबल हो जाएगी मानसूनी वर्षा। तो ठीक इसको यहीं पे कहा गया है। ये देखिए यही है कि इंडोनेशिया के ऊपर से उठती वायु पाकिस्तान व उत्तर पश्चिमी भारत पर नीचे उतरती है। जब यह चक्र कमजोर होगा तो इससे दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होगा, सशक्त रहेगा। ठीक है, और उसी को ठीक उल्टा कर देते हैं कि ये चक्र अगर मजबूत होगा, अगर ये मजबूत होगा तो दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होगा, कमजोर होगा। इसको समझ गए आप, एक चक्र समझ गए। दूसरे चक्र में क्या होगा कि इंडोनेशिया के ऊपर से उठती वायु जब उठकर वायु पूर्वी प्रशांत महासागर पर नीचे अवतलित होती है तब क्या होगा। अब देखिए यहां पे क्या होगा, ये तो हमने देखा। अब यहां से वायु जो उठ के इधर की तरफ प्रवाहित होगी प्रशांत महासागर के ऊपर इस तरह से, और यहां पर नीचे की तरफ अवतलित होगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उच्च वायुदाब होगा, तभी तो ऐसा होगा। यहां पर ऐसे अवतलित होती है ऐसे। अगर ये सेल इस तरह से चलता है, ये इस तरह से सेल डेवलप होता है, ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से सेल चलता है। अगर देखिए ये सेल अगर प्रबल हुआ, ये सेल अगर प्रबल हुआ तो इससे हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होगा, ये भी प्रबल होगा। अगर ये सेल प्रबल होता है तो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून भी क्या होगा, प्रबल होगा, इससे वर्षा प्रबल होगी। और अगर ये सेल कमजोर होगा, अगर ये सेल कमजोर होगा तो हमारे यहाँ वर्षा भी क्या होगी, या दक्षिण पश्चिम मानसून भी क्या होगा, कमजोर होगा। और हमारे यहाँ जो वर्षा हो रही थी वो भी क्या होगी, कम होगी। तो ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए आप लोग कि यहाँ पर क्या है कि ये जो सेल विकसित हो रहा है, इंडोनेशिया के ऊपर से वायु उठ के एक इधर की तरफ प्रवाहित हो रही है भारत और पाकिस्तान की ओर, दूसरी किधर प्रवाहित हो रही है, ये प्रशांत महासागर की ओर। तो यहाँ पर एक सेल का निर्माण हो गया, यहाँ पर ये फर्स्ट सेल है और ये क्या हो गया, ये सेकंड सेल हो गया। ठीक है, तो अगर ये सेल कमजोर है तो हमारी वर्षा प्रबल होगी, दक्षिण पश्चिम मानसून प्रबल होगा। और ये सेल प्रबल है तो हमारी वर्षा क्या होगी, या दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होगा, कमजोर होगा। पहला सेल का ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। दूसरा सेल, अगर ये दूसरा सेल प्रबल है, अगर ये दूसरा सेल प्रबल है तो हमारे यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होगा, प्रबल होगा, या हमारे यहाँ मानसून सशक्त रहेगा। लेकिन दूसरा सेल अगर कमजोर है तो हमारी दक्षिण पश्चिम मानसून की स्थिति भी क्या रहेगी, कमजोर रहेगी, या दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा भी क्या होगी, सामान्य से कम होगी। तो ये चीज दिमाग में आप लोग बिठा लीजिए। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि जो दक्षिणी दोलन में दो सेल हैं, और ये दो सेल कैसे हैं, प्रथम चक्र या प्रथम सेल, और दूसरा चक्र या सेकेंडरी सेल, ये हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सोमाली धारा की क्या भूमिका यहाँ पे। तो देखिए ये सोमाली धारा है, यहाँ पे क्या है कि ये सोमाली तट के पास इस तरह से एक जलधारा प्रवाहित होती है। और इस सोमाली जलधारा की एक बड़ी विचित्र विशेषता है कि ये वर्ष में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। कभी ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और वर्ष के कुछ महीने दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि देखिए यह हिंद महासागर की एक गर्म जलधारा है। तो पहले याद रखना है कि सोमाली जलधारा क्या है, एक गर्म जलधारा है। ये क्या है, ग्रीष्म काल में यह भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि ग्रीष्म काल में इसकी दिशा ऐसे होती है। ठीक है, ग्रीष्म काल में इसकी दिशा कैसे होती है, ऐसे होती है। ठीक है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। जबकि शीत ऋतु में क्या होती है, शीत ऋतु में इसकी दिशा क्या हो जाती है, ध्रुवों से दक्षिण की ओर या ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, ठीक है, प्रवाहित होती है। ठीक है, या उत्तर पूर्व मानसून का अनुसरण करती है। ठीक है, ये होता है। अब देखिए क्या होता है कि ये सोमाली जो जलधारा है, यहां पर दो वलयों या गियर का निर्माण होता है। ये दो गियर का निर्माण होता है। पहला गियर जो होता है या उत्तरी गियर जो होता है, ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच होता है। और दूसरा जो गियर बनता है, वलय बनता है, ये क्या होता है, भूमध्य रेखा से 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में बनता है। अब देखिए यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये जो सोमाली जलधारा थी, यहाँ पर दो गियर बनता है या दो वलय बनता है। पहला वलय, जैसे ये भूमध्य रेखा है, देखिए
ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये भूमध्य रेखा है। अब देखिए पहला वलय क्या होता है कि भूमध्य रेखा से 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में, यानी कि ये बन गया एक वलय। दूसरा वलय कहाँ बन गया? ये 4 डिग्री या 5 डिग्री से 9 डिग्री के वच में, ठीक है। तो ये एक वलय हो गया, एक वलय ये हो गया, 2 वलय हो गए, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। यहाँ पे मान लेते हैं 2 वलय बन गया। ये कहाँ बना है? ये वलय बना है, ये बना है 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये क्या बना है? भूमध्य रेखा से 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में ये वलय बन गया। अब देखिए क्या है यहाँ पर सीधे, अब यहाँ पर देख लिया 2 वलय बन गया, इसको हमने देख लिया। अब देखिए क्या हो गया, यहां पर भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं देखा गया है, बस कुछ लिंक स्टैबिल किया गया है। तो अब क्या है, यह देखा गया है कि अच्छे मानसून के समय, यह देखा गया है कि अच्छे मानसून के समय जब दक्षिण पश्चिम मानसून ज्यादा सशक्त होता है और हमारे भारत में अच्छी खासी वर्षा होती है, तो अच्छे मानसून के समय जो दक्षिणी वलय है इसकी तीव्रता अधिक होती है। यानी कि अच्छे मानसून के समय जो ये वलय है इसकी तीव्रता क्या होती है? अधिक होती है। जो दक्षिणी वलय है इसकी तीव्रता अधिक होती है। जो भूमध्य रेखा से 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में वलय बनता है, गियर बनता है, इसकी प्रबलता क्या होती है? अधिक होती है। ये देखा गया है। तथा कमजोर मानसून के समय देखा गया कि जब मानसून कमजोर है, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में कम वर्षा हो रही है, तो इसकी तीव्रता क्या होती है? मंद होती है, या ये उतना इफेक्टिव या स्ट्रांग नहीं होता है। तो ये एक लिंक स्टेबल किया गया है कि ये सोमाली जलधारा का क्या भूमिका है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं कि अन्य कारक क्या हैं। कारक तो बहुत से हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं जो हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित करते हैं या उसको प्रबल करते हैं या कमजोर करते हैं। उसमें कई कॉन्सेप्ट हैं जिसमें से कुछ की बात करते हैं। तो पहला है रेडान गैस संकल्पना क्या है। ये रेडान गैस संकल्पना क्या है? तो देखिए रेडान गैस की भी बहुत भूमिका को देखा गया है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए वर्तमान समय में यह ज्ञात हुआ है कि ग्रीष्म काल में, यानी कि जो ग्रीष्म काल है, जब मार्च अप्रैल मई वाला रेगिस्तान है, इसमें सहारा और अरब रेगिस्तान पर रेडान गैस की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है। ग्रीष्म काल में क्या होता है कि जो अरब सागर, अरब मरुस्थल है और सहारा का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है, यहां पर देखेंगे देखिए ग्रीष्म काल में क्या होता है कि ये जो अरब मरुस्थल है, ये अरब मरुस्थल है और ये सहारा मरुस्थल का क्षेत्र है। यहाँ पर क्या हो जाता है, रेडान गैस की अधिक संकेंद्रण हो जाता है या अधिक रेडान गैस का संचयन हो जाता है, ठीक है। अब रेडान गैस की जो सामान्य से अधिक मात्रा हो जाती है, तो यह इस क्षेत्र से, यानी कि सहारा से और अरब मरुस्थल से यह आगे बढ़ते हुए अरब सागर पर क्या करती है, फैल जाती है। अरब सागर के सतह पर क्या करती है, ये फैल जाती है। अब अरब सागर के सतह पर आ गई तो ये क्या करती है, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के साथ यह भारत में प्रवेश करती है। कौन? रेडान गैस। ये पहले अरब रेगिस्तान और सहारा रेगिस्तान से अरब सागर पे आती है, और अरब सागर पे जब आती है तो मानसूनी पवनों के साथ क्या करती है, ये भारत में प्रवेश करती है। अब ये गैस की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये आर्द्रता ग्राही नाभिक का कार्य करती है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोन्यूक्लियाइक, मतलब आर्द्रता ग्राही नाभिक, ठीक है। हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का कार्य करती है, आर्द्रता ग्राही नाभिक का कार्य करती है। अब ये होता क्या है कि जैसे जो वायुमंडल में गैसीय रूप में जल है, ये संघनित होकर द्रव के रूप में तभी आएगा जब इसको कोई छोटा सा पार्टिकल मिलेगा। अब इस पार्टिकल के चारों तरफ क्या करेगी, ये धीरे धीरे संकेंद्रित होगी। आपको जान के हैरानी होगी कि जो वर्षा की एक बूंद गिरती है पृथ्वी पर, वो कम से कम 10 लाख से अधिक ड्रॉपलेट से मिलकर बनी होती है, वाटर वेपर जो होती है उनसे मिलकर बनी होती है। और वो किसी न किसी डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरिया, परागण, नमक या इस तरह के ठोस पार्टिकल के चारों तरफ क्या होती हैं, ये गैसीय रूप में जल इसके चारों तरफ संघनित होता है, और ये फिर क्या होता है,
ये वर्षा की बूंद बनती है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है, धरातल पर गिरती है। तो ये क्या करती है, रेडान गैस आर्द्रताग्राही नाभिक का कार्य करती है, जिससे अत्यधिक मात्रा में बादलों का निर्माण होता है और मानसूनी वर्षा अधिक होती है। तो पहला तो ये देखा गया कि रेडान गैस की भूमिका है। एक और इसमें कारक हो गया, फिर देखा गया है परिध्रुवीय भंवर, जिसको सरकम पोलर वर्ल कहा जाता है। परिध्रुवीय भंवर क्या होती है, सरकम पोलर ये क्या होता है। तो इसमें क्या देखा गया है कि ध्रुवीय क्षेत्र पर, ध्रुवीय क्षेत्र में देखिए क्या होता है कि ये जो पृथ्वी है, तो इसका ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ पर सामान्यतः वर्ष भर तापमान कम रहता है और यहाँ सतह पर क्या रहता है, उच्च वायुदाब रहता है। दोनों गोलार्धों में क्या होता है, सतह पर उच्च वायुदाब होता है, जबकि धरातल से ऊपर वायुमंडल में जाएंगे यहाँ पर ध्रुवों पर, तो वायुमंडल के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे निम्न वायुदाब होगा, यहाँ पर क्या होगा, वायुमंडल में निम्न वायुदाब होगा। तो यही चीज बताया जा रहा है कि देखिए क्या होगा कि ध्रुवीय क्षेत्र पे धरातल पर उच्च वायुदाब बनता है, यानी कि धरातल पर क्या है, ये उच्च वायुदाब है, धरातल पर ध्रुवों के क्षेत्र पे क्या है, उच्च वायुदाब है, जबकि धरातल के ऊपर वायुमंडल में क्या होगा, निम्न वायुदाब होगा। ये वायुमंडल में क्या होगा, निम्न वायुदाब होगा। और इस उच्च तली निम्न वायुदाब, उच्च तली का मतलब कि ऊपर वायुमंडल में जो निम्न वायुदाब विकसित है के चारों ओर वायु भंवर के क्रम में क्या करती है, प्रवाहित होती है। यानी कि यहाँ पर निम्न वायुदाब है तो पौने किधर से प्रवाहित होंगी, हमने बताया था कि जब केंद्र में निम्न वायुदाब होगा तो उत्तरी गोलार्ध में पौने, ये निम्न वायुदाब है तो पौने किधर से प्रवाहित होंगी, परिधि से केंद्र की ओर प्रवाहित होंगी। और ये प्रवाहित होकर किधर जाएंगे, दाहिने, उत्तरी गोलार्ध में ये दाहिने ओर घूम जाएंगी। तो ये डायरेक्ट ऐसे नहीं आएंगे सीधे, ये किधर जाएंगी, परिधि से केंद्र की तरफ ऐसे आएंगी पौने, ये ऐसे आएंगी पौने, ऐसे आएंगी पौने उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में ठीक उल्टी प्रवाहित होंगी इनकी, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होंगी, उल्टी प्रवाहित होंगी, ठीक है। अब दक्षिणी गोलार्ध का देखेंगे तो ये तो उत्तरी गोलार्ध में देख लिया, उत्तरी गोलार्ध में पौने किधर से प्रवाहित होंगी, ऐसे प्रवाहित होंगी। अब मान लेते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होनी है तो कैसे होंगी, ये बाएं घूम जाएंगे तो कैसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी। दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे पौने जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ठीक है, ऐसे जाएंगी। तो ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का पवन प्रवाह हमने देख लिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ध्रुवों पर इस तरह से वायु का क्या होगा, प्रवाह होगा, एक भंवर या वर्ल का निर्माण होगा। और ये जब वर्ल होती है तो इसके कारण ये क्या होता है कि ये उत्तरी गोलार्ध की जो भंवर बनती है, ये प्रवाहित होते होते एशिया तक आ जाती हैं और ये क्या करती हैं, मानसून को प्रभावित करती हैं। तो ये तो एक संकल्पना है कि इसका भाई जो उत्तरी गोलार्ध की जो भंवर बनती है, या जिसको बोलते हैं सरकम पोलर वर्ग या परिध्रुवीय भंवर, जो उत्तरी गोलार्ध में विकसित होती है, ये उत्तरी गोलार्ध से यहाँ से आते आते यहाँ भारत के आसपास आ जाती है और ये क्या करती है, दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित करती है, ठीक है। तो एक संकल्पना ये भी इसमें जुड़ गया है कि अन्य कारक हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित करने वाले होते हैं। फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे कि अन्य कई घटनाएं हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, पहली घटना क्या है, कम इफेक्टिव है बट इसको भी जानना है हमको कि पहली घटना क्या है यहाँ पर। कि देखिए, यदि दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कब प्रारंभ होता है, 1 जून को केरल के मालाबार तट पे आ जाता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून यानी कि जून के पहले की घटना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने से पूर्व पूर्वी अफ्रीकी देशों में अप्रैल मई महीने में भारी वर्षा होती है, ये भारी वर्षा होती है। तो हमारे यहाँ का जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो जून में सक्रिय होता है, उन पवनों में या मानसूनी पवनों में आर्द्रता की कमी हो जाती है, जिससे भारत में जो मानसूनी वर्षा है वो कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं मैप में, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं मैप में ये क्या बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका कहने का मतलब यही है कि अगर जब हमारे यहाँ मानसून शुरू होता है, हमारे यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून कब शुरू होता है, हमारे यहाँ 1 जून से शुरू होता है। लेकिन ये कह रहा है कि इन पूर्वी अफ्रीकी देशों में, ये जो सोमालिया, केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक हैं, ये सारे देश हैं, अगर इनमें अप्रैल मई महीने में अगर यहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा हो जाती है, यानी कि अधिक वर्षा हो जाती है, तो हमारे यहाँ जो मानसूनी वर्षा है जो भारत में, ठीक है, यहाँ पर इसको मैप में देख लेते हैं कि अगर इन क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा हो जाती है अप्रैल मई में, तो हमारे यहाँ जो मानसूनी वर्षा है
जून जुलाई अगस्त सितंबर वाली, वो वर्षा क्या होगी, कम होगी। अगर यहाँ वर्षा अधिक हो गई तो हमारे यहाँ वर्षा क्या होगी, कम होगी। तो एक ये लिंक स्थापित किया गया है, ठीक है। फिर इसके आगे देखते हैं, दूसरा क्या है। दूसरा है यहाँ पर कि यदि अप्रैल मई में दक्षिण अमेरिकी देशों, अब अफ्रीका का देख रहे थे, अफ्रीका में क्या हो रहा है, तो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित हो रहा है। अब हम देखेंगे दक्षिण अमेरिकी देशों, उसमें मुख्य रूप से चिली और अर्जेंटीना की बात करेंगे। अगर अप्रैल मई में दक्षिण अमेरिकी देशों जिसमें चिली अर्जेंटीना है में उच्च वायुदाब पाया जाता है, ये पाया जाता है, लिखिएगा पाया जाता है। अगर अप्रैल मई महीने में दक्षिण अमेरिकी देशों चिली और अर्जेंटीना के ऊपर उच्च वायुदाब पाया जाता है तो भारतीय मानसून अधिक सशक्त होगा, ठीक है। ठीक अभी इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन में आप आएंगे, लेकिन मैं बता दूंगा आपको। देखिए, हमने जब आपको बताया था कि अगर यहाँ के सागरीय सतह पर उच्च वायुदाब पाया जा रहा है, ये पेरू तट के सागरीय सतह पर उच्च वायुदाब पाया जा रहा है, तो इस घटना को ला लीना घटना बोलते हैं। ला लीना घटना बोलते हैं। जब यहाँ उच्च वायुदाब होगा तो इससे क्या होगा, हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून प्रबल रहेगा या सशक्त रहेगा। अब ठीक बता रहा है कि अगर यहाँ पे अप्रैल मई महीने में ये जो अर्जेंटीना चिली है, यहाँ पर भी अगर उच्च वायुदाब पाया जाता है तो उससे भी हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून क्या रहेगा, प्रबल रहेगा। तो दो घटनाएं होगी, ला लीना की घटना में भी हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून प्रबल रहेगा, और अगर यहाँ पर चिली और अर्जेंटीना के तट पर यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है, कब, अप्रैल मई के आसपास, तो उसके कारण भी हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होगा, प्रबल रहेगा। तो ला लीना की घटना में और यहाँ चिली अर्जेंटीना पर जब उच्च वायुदाब विकसित होता है अप्रैल मई में, तो भी हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून क्या रहेगा, प्रबल या सशक्त रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद एक घटना और देख लेते हैं कि क्या है। अब देखिए, जिस वर्ष हिमालय में अत्यधिक हिमपात होता है, अब हिमालय में अत्यधिक हिमपात होगा तो उससे क्या होगा, पश्चिमोत्तर भारत में, पश्चिमोत्तर भारत में जो भी पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान हो गया, यहाँ पर जो ग्रीष्म काल में निम्न वायुदाब विकसित होना था वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और जब यहाँ पर निम्न वायुदाब कमजोर होगा तो दक्षिण पश्चिम मानसून भी क्या हो जाएगा, क्षीण होगा। क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रबलता किस पे डिपेंड करती है, दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रबलता हम लोगों ने देखा किस पे डिपेंड कर रही थी, कि अभी हम लोग देख लेते हैं मैप बना के। देखिए, ठीक है। अब देखिए, हम लोग देखे थे कि दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रबलता कब होगी, कि जब इन क्षेत्रों में निम्न वायुदाब, इन क्षेत्रों में क्या होगा, लो प्रेशर होगा, तो दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होगा। लेकिन अगर हिमालय के क्षेत्र में यहाँ पर हिमपात हो जाता है, बर्फबारी हो जाती है, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हिमपात हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो यहाँ पर जो निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो रहा था वो भी क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। क्यों कमजोर हो जाएगा, कि जब यहाँ हिमपात हुआ है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ का टेम्परेचर कम हो गया है, उच्च वायुदाब हो गया है, यहाँ पर निम्न वायुदाब है सापेक्षता, तो इधर से ठंडी हवाएं इधर आएंगी तो यहाँ के टेम्परेचर को क्या कर देंगी, कम कर देंगी, यहाँ के टेम्परेचर को गिरा देंगी। तो जो यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित था और यहाँ पर उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित हो रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, निम्न वायुदाब क्षेत्र कमजोर हो जाएगा। तो जब कमजोर हो जाएगा तो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून भी क्या हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा या कमजोर हो जाएगा। तो ये घटनाएं हैं, बाकी कई अन्य घटनाएं हैं जो भी दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित करती हैं। तो हम लोगों ने समग्रता से दक्षिण पश्चिम मानसून को क्या कर लिया, देख लिया यहाँ पर कि दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे उत्पन्न होता है, इसकी प्रारंभिक अवधारणा क्या है, या जो क्लासिकल थ्योरी क्या है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्लासिकल थ्योरी के बाद हम लोगों ने देखा कि फिर नवीन अवधारणा क्या है। नवीन अवधारणा में हम देखा कि जेट स्ट्रीम की क्या भूमिका है, तिब्बत के पठार की क्या भूमिका है, एल नीनो और ला लीनो की क्या भूमिका है, आईटीसी जेट किस तरह से कार्य करता है, विश्वती पछुआ पौनी किस तरह से कार्य करती हैं, दक्षिणी दोलन क्या है। तो इन सारी घटनाओं को हम लोगों ने देख लिया है। अब आप इसको बहुत आराम से पढ़िएगा, जहां समझ में नहीं आए आप पॉज करके देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देखिएगा,
ठीक है। और इससे रिलेटेड यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर से मैं इसको समझा दूंगा, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया आपको। तो क्लास यहीं पे हम ऑफ करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।